नमस्कार। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ के वीकली टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं माई सेल्फ डॉक्टर संजन और मेरे साथ मेरे मित्र डॉक्टर संदीप ज्योत योगा डे की आपको एडवांस में बधाइयाँ देते हैं। मोदी जी ने योगा डे ले तो आए, लेकिन हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। इनफैक्ट वो हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में तो योगा है, लेकिन उस योगा का हम अपने जीवन में उपयोग कितना कर रहे हैं वह भी हमें देखना है, चिंतन करना है और चिंतन करते हुए उसे अपने जीवन में उतारना है। योगा डे पर आपकी क्या तैयारी है डॉक्टर संदीप? डॉक्टर रंजन, मैंने योगा तो पिछले काफ़ी साल से कर रहा हूँ। लगभग मेरे को अभी 18-19 साल हो चुके हैं। लेकिन जो नई चीज़ मैंने योगा के अंदर ऐड की है और जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा एक बोल सकते हैं सक्सेस दिया है और मोटिवेट किया है, वो है माइंडफुलनेस योगा। क्योंकि योगा के बहुत सारे स्वरूप आ चुके हैं। ये पावर योगा आ गया है, इस तरह का योगा आ गया है, वैसा योगा आ गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कितने माइंडफुल हैं योगा के दौरान, अपनी स्ट्रेचिंग के दौरान। जैसे हम किसी भी आसन में जाते हैं, उसमें ठहरते हैं, जब माइंडफुल होते हैं तो हम योगा का जो उसका लाभ है, उसका जो बेनिफिट है, उसको बहुत गुना बढ़ा देते हैं। तो जैसे बोलते हैं योगा से होगा, तो दोस्तों आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। जैसे डॉक्टर रंजन ने बोला, मोदी जी ने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन हमें जीवन में खुद ही लेके आना पड़ेगा। योगा सिर्फ जैसे 8 लिम्स हैं, 8 अंग हैं योगा के, तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। हम कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा हम सोचते हैं, हमारी हर एक चीज़ हमारी लाइफ के ऊपर असर डालती है। तो आज का सेशन है वो भी उसी चीज़ के ऊपर है, अर्गोनॉमिक्स। हमारे कौन से बॉडी पोस्चर्स हैं, हमारे कौन से बॉडी इनाटमी है, किस तरह से वो काम करती है। अर्गोनॉमिक्स का मेरे को अभी तक, जब मैंने पहली बार पढ़ा था लगभग 20-25 साल पहले, तो मैंने मशीन्स के अंदर पढ़ा था कैसे मशीन्स को अर्गोनॉमिक्स की साइंस के द्वारा डेवलप किया जा सकता है ताकि वो ह्यूमन पोस्चर के साथ में अलाइन हो सके। तो अभी हमें लाइफ ऐसी करनी है, कैसे अपने पोस्चर को रखना है ताकि हम आज की जो दिनचर्या है, आज के जो गैजेट्स हैं, आज की जो लाइफ है, चेयर लाइफ है, जिसको वाइट कॉलर लाइफ बोलते हैं, उसके साथ में हम एडजस्ट हो सकें। और उससे बेटर आज के स्पीकर हैं डॉक्टर दीपक, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड योगा इंस्ट्रक्टर हैं और अर्गोनॉमिक्स के ऊपर उनका बहुत पकड़ है। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। आज इस सेशन के लिए उनसे कोई बेटर स्पीकर नहीं हो सकता था। डॉक्टर रंजन। डॉक्टर दीपक के बारे में आने से पहले मैं अपने ऑडियंस में से जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग योग को के अभ्यासी हैं यहाँ पर, जो योगा को किसी भी फॉर्म में, माइंडफुलनेस योगा है या फिजिकल योगा है या किसी भी फॉर्म में आप योगा को करते हैं। चैट में आप योगा टाइप कर दें अगर आप योगा के प्रैक्टिशनर हैं, किसी भी फॉर्म में। शायद बहुत फिजिकल, सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जो योगा के टीचर भी होंगे, 100 आवर्स, 500 आवर्स। तो ऐसे टीचर्स हैं, वो भी अपना जो है, वो भी अपना एक्सपीरियंस और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वो भी चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। योग बहुत बड़ा फील्ड है और उसको अगर हम ठीक से समझें तो हम अपने लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। Quality of life can be improved by understanding medical yoga. Medical perspective, yoga from medical perspective. That how to use yoga in a specific medical condition. Most of us are concerned for our health when we suffer from some pain or some disease. कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इट्स ओके, आप लेट, आपको पता चला, लेट आपको होश आया योगा के अभ्यास के लिए, लेकिन चलिए अब तो आइए। और जब हम कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, कोई पेन है, और फिर जब हम योग का अभ्यास करने जा रहे हैं तो बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। गलत तरीके से अगर योग का अभ्यास किया जाए तो फिर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सही चीजों को जानना जितना जरूरी है उतना यह भी जानना जरूरी है क्या नहीं करना है, किस ढंग से नहीं करना है।
तो एर्गोनॉमिक्स यानी कि हमारा पोस्चर कैसा हो, हमारी बैठने की व्यवस्था कैसी हो, हमारी खड़े होने की, चलने की का तरीका क्या हो, और मेडिकल योगा, योगा फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव पर आज हमें बताने के लिए डॉक्टर दीपक सचदेवा हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक सचदेवा सर दिल्ली से हैं और कई साल पहले उनका मैंने एक प्रोग्राम INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक मैं मेंबर हूँ, इरेगुलर मेंबर हूँ, वहाँ पर नेचुरोपैथी और एलाइड चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उसमें मैंने उनका लेक्चर व्याख्यान सुना था और वो उसमें वो स्पाइन लेकर आए थे जो डेमो के लिए। तो काफ़ी अच्छा व्याख्यान था और उस समय से मेरा उनसे परिचय है। और डॉक्टर दीपक सचदेवा काफ़ी व्यस्त रहने वाले टीचर हैं, हीलर हैं, और वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ एक गहरे आध्यात्मिक भी हैं। अभी पिछले हफ्ते जब हमारी संवाद हो रही थी तो वो हिमालय, ऋषिकेश और उधर गए हुए थे। तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होना, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होना एक अपने आप में एक बहुत गहराई देता है, धैर्य देता है, चीज़ों को समझने का डीपर पर्सपेक्टिव देता है। बैक पेन पर आज ज़्यादा विशेष फोकस होगा, जो मेडिकल योगा का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हमारे शरीर में कोई भी पेन है, कोई भी पोस्चरल पेन है, तो उसमें एर्गोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को, मेडिकल योगा कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप। स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर्स के द्वारा ही शुरू किया गया है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के प्रोग्राम और डाइवर्स प्रोग्राम आपके साथ में लेके आता है। और इसको हम GI चैनल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे जिस तरह के हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं, जिस तरह की नॉलेज लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना वाइड्स और इतना डेप्थ में नॉलेज को शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने हमारे साथ 1 साल जितना प्यार से हमारे साथ गुजारा और हमें इतना प्यार दिया, उसी का नतीजा है हम ग्रो करते जा रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और साथ में जिस तरह के स्पीकर्स आ रहे हैं वो भी बहुत रिनाउंड स्पीकर्स हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे हर कोई आके अपना व्याख्यान करना चाहता है, अपनी बात को आगे रखना चाहता है। और आज जो इंटरनेशनल योगा डे से बेटर कौन सा डे हो सकता है जब हम अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, मेडिकल योगा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, उसको लिख के रखिएगा, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड में आप डॉक्टर दीपक से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और डॉक्टर रंजन, टाइम होने वाला है 11:11, तो डॉक्टर दीपक के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? और डॉक्टर दीपक सचदेवा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हम उन्हीं के जुबान से सुनेंगे उनके एक्सपर्टीज के बारे में। और उनके दीपक सर, स्पिरिचुअल डॉक्टर पर आपका स्वागत है। मेन टॉपिक, थैंक यू सो मच। मेन टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। हाउ एंड व्हाई यू टर्न टू दिस योगा और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी? डेस्टिनी है, ये भगवान का चुना हुआ रास्ता है। मेरी अपनी चॉइस तो शायद आर्मी ज्वाइन करने की थी, एंड आई वाज सेलेक्टेड आल्सो। छोड़ के इस फील्ड में आना तय था पहले से ही। तो जब पलट के देखा तो समझ में आया कि अरे 6th स्टैंडर्ड से यही तो कर रहे थे, योग में ही तो लगे हुए थे लगातार। एजुकेशन में भी हर जगह रहा और आपकी प्रैक्टिस में भी सभी समय रहा, डेली प्रैक्टिस में रहा 6th क्लास से। और मैं तैयारी में था कि मैं तो आर्मी ज्वाइन करूंगा, और उसके सब इंटरव्यूज पास हो गए, सब SSB सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर एक दिन एकदम से मौका आया कि इसमें योगा थेरेपी में करियर बनाने का ऑप्शन है। मतलब ये ऑप्शन भी सिर्फ 2 ही दिन के अंदर आ गया। आपने सवाल ऐसा पूछा, मैं बेंगलोर में SSB इंटरव्यू देके वापस आ रहा था, पुणे से मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले क्या कर रहा है? मैं कहा मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा करियर सेट हो गया, मैं जाऊंगा और आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूंगा। बोले अच्छा मैं पुणे में हूँ, तो पुणे आके फिर दिल्ली चले जाना।
मैं उसके पास पुणे गया, बोले कि यार मैं ना ऐसे ऐसे थेरेपी का एक कोर्स कर रहा हूँ, योगा थेरेपी का, तू भी कंसिडर कर ले एक बार इसको। पता नहीं क्या उस समय दिमाग में था, ये डेस्टिनी थी। सिलेक्शन हुआ छोड़ा, और योगा थेरेपी के कोर्स में डॉक्टर करंदीकर के साथ, जो कि अयंगर गुरुजी के डायरेक्ट डिसाइपल थे, उनके यहाँ पे एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया जिसकी कोई सरकारी मान्यता नहीं थी, जिसके बाद कोई पक्की नौकरी नहीं थी। तो ये डेस्टिनी थी जिसमें तय करा नहीं कि ये करना है, मेरी चॉइस नहीं थी। तो ये तो प्रभु के निश्चित करे हुए लोग होते हैं जो अपने अपने काम पे लगे रहते हैं, मुझे लगता। सो ये मैं बोलूं मैंने तय किया नहीं, चुना गया था कि ये काम करना है, बस ठीक है जी, उस काम पे लगे। सो उसके बाद फिर उसमें एमफिल किया, पीएचडी किया, और आगे 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 फिर समझ में आया कि तो शुरुआत से यही कर रहे थे। 6th क्लास से डेली माय फादर सेड, बेटे स्ट्रीट गेम्स नहीं खेलना, जाओ और स्टेडियम में प्रैक्टिस करो। और हमारे जो मेजर साहब हमारे को ट्रेनिंग दिया करते थे, 6th स्टैंडर्ड से मेरे कॉलेज तक में ट्रेनिंग दी, वो डेली आसन करवाया करते थे हमें। सो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। So that is how sports, yoga and this physical training, all of these things came together, and मुझे लगा कि मैं तो आर्मी के लिए फिट हूँ। बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी चॉइस नहीं चलती ये तो किसी और ने निश्चित कर रखा है कि क्या करना है। एक जोक बताता हूँ आपको शुरू करने से पहले। हाउ टू मेक गॉड लाफ, भगवान को हंसाने का क्या तरीका है बताइए। तो जवाब दिया एक समझदार ने, टेल हिम योर फ्यूचर प्लान्स। भगवान का अपने फ्यूचर प्लान्स बताइए तो हंसेगा। सो वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ थी। सो डॉक्टर दीपक, हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपने जो पाथ चुना, जो आपकी डेस्टिनी थी, आपने उसको कैच किया और बहुत यंग एज में उसको जान लिया, पहचान लिया, और आप उस पर चल रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उम्र निकल जाती है, रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं अरे हमें तो ये करना था, अरे हमें तो ये करना था, अरे ये करना था, ये करना था। लेकिन बहुत लकी होते हैं वो लोग जो अपनी डेस्टिनी को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और ये जान लेते हैं जो उसका निर्णय है वो सही है, वो जिस रास्ते पे लेके जाएगा उस रास्ते पे चलेंगे। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है डॉक्टर दीपक आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आज का जो सफ़र है, आज का सेशन है बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी, लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपने कुछ ऐसे अनुभव जो मुझे लगता है कि हम सबके काम के हैं। इन द सेंस, हम लोग यहाँ मेडिकल योगा सेंटर जब यहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो रियलाइज हुआ कि बहुत से लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। चाहे वो कमर दर्द का पेशेंट है तो भी वही मिस्टेक करता है, चाहे वो गर्दन में पेन का पेशेंट है वो भी वही मिस्टेक कर रहा है, जो नी पेन वाला पेशेंट मिस्टेक कर रहा है। सो वी केम अप विद द आइडिया दैट वी शुड एजुकेट पीपल दैट ये सारी गलतियां आप ठीक कर लीजिए और आपकी गर्दन, कमर, घुटने का दर्द वगैरह काफी हद तक कम हो जाएगा और आपको डॉक्टर्स के पास नहीं आना पड़ेगा। सो स्पिरिचुअल टच का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन सिस्टम्स ऑफ हीलिंग में, वो ये है कि डॉक्टर अपने बारे में बाद में और पेशेंट के बारे में पहले सोचता है और वो कहता है इसको ट्रीटमेंट के लिए आना ही ना पड़े, इसका खर्चा बचे, इसको तकलीफ ना हो। तो उसी आइडिया को फॉलो करते हुए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। और धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए प्रेजेंटेशन टर्न बन गई, हाउ टू स्टे फिट फॉर 100 years। मेरा यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमारा शरीर 100 साल चलने के लिए बना है। हम अपने शरीर को खराब करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके शरीर खराब होता है। हमारा घुटना 100 साल चलने के लिए बना है, हमारी गर्दन, हमारी कमर 100 साल चलने के लिए बनी है। हमको पता होना चाहिए गलती कहां कर रहे हैं, और अगर हम उसको सुधार लें तो ठीक होना तो तय है। सो कमर तो चलेगी 100 साल, डिस्क चलेगी 100 साल, घुटना चलेगा 100 साल, हार्ट चल सकता है 100 साल। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कुछ चीजों पे। सो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की जो मेरी सबसे फेवरेट प्रेजेंटेशन है, हाउ टू स्टे फिट फॉर 100 years। उसमें से कुछ विषय आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। हमारा समय सीमित है और स्लाइड्स मेरे पास लगभग 72 हैं आपको बताने के लिए। सो इतना बड़ा विषय है कि शायद 1 घंटे में समेटना ही बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। एर्गोनॉमिक्स एंड मेडिकल योगा फॉर लोअर बैक पेन।
So ergonomics क्या है? So roughly defined as a study of people in their working environment. मतलब लोग के हिसाब से उनका वर्क एनवायरनमेंट डिजाइन होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 4 फुट है तो आपकी टेबल की हाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो आपकी डेस्क जो है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड टेबल की हाइट सबके लिए नहीं चल सकती। सेम उस वही चीज अप्लाई होती है आपकी चेयर के साथ, वही अप्लाई होती है आपके कार के साथ, वही अप्लाई होती है आपके किचन की स्लैब के साथ। आपकी किचन की स्लैब कितनी ऊपर कितनी नीचे होनी चाहिए, ये कायदे से आपका ergonomically डिजाइन वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। So what is ergonomics? Ergonomics is your environment should adjust to your body is ergonomics. So the goal is to eliminate the discomfort and risk of injury due to work. What is medical yoga? So medical yoga is designing postures based on a patient's X-ray, MRI or any other blood tests. And then defining it to the point कि पहले posture से result आना चाहिए. So from the very first session of your medical yoga, in the very first session, the very first posture of that session should give results. So ये तब possible है जब आपको पता हो कि accurately काम करना कहाँ है। आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है कि शोल्डर में पेन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो शोल्डर के टॉप पे पेन है, सो हमें पता है कि कौन सी मसल, कौन सा बोन, कौन सा जॉइंट, कौन सा लिगामेंट यहां आता है, और एनाटॉमी की स्टडी से ये चीज पता लगती है। आप बोले कि पेन सामने की तरफ है तो हमें पता है कि कौन सी मसल का टेंडन यहां से गुजरता है। आप बोले कि पेन फ्रंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो बोलेंगे हमें पता है कौन सी मसल का कौन सा टेंडन आता है यहां से और कौन सा मसल बेली है, कौन से फाइबर्स है, तो कौन सा पोस्चर करके पहली बार से रिजल्ट आएगा। अब इसी के बेसिस पे एक पोस्चर के कितना डिटेल्ड बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन या कितने फर्दर डिविजन्स हो सकते हैं, तो वो मैं आपको जरा क्विकली एक बार यहां पे दिखाना चाहूं। तो ये एक पोस्चर है भुजा प्रतानक, हॉरिजॉन्टल आर्म स्ट्रेच। हम लोग हाथ को दीवार के साथ रख के एक पोस्चर है जो करते हैं। उसके 12 वेरिएशंस हैं, सबके सब में सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक 1 2 3 पोजीशंस है हॉरिजॉन्टल आर्म स्ट्रेच की। फर्क क्या है, तो लास्ट वर्ड पढ़िए इससे हर सेंटेंस का। palm facing forward, palm facing downwards, palm facing upwards, palm facing backwards. So horizontal arm stretch की फर्स्ट पोजीशन में हाथ आपने कैसा रखा, ये तय कर देगा कि आपका कौन सा हिस्सा ठीक होने वाला है इस पहले पोस्चर से। लेट्स से किसी को पेन यहां पे है तो हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल आर्म स्ट्रेच की सेकंड पोजीशन करनी है पाम फेसिंग फॉरवर्ड वाले स्टाइल से। पहले मिनट से रिजल्ट आता है। किसी को पेन है शोल्डर के टॉप पे तो हम बात करेंगे जी आपको हॉरिजॉन्टल आर्म स्ट्रेच की थर्ड पोजीशन करनी है पाम फेसिंग बैकवर्ड पोजीशन में। सो पहले पोस्चर के पहले मिनट से ही रिजल्ट आना दिखना शुरू होता है। दैट इज द एक्यूरेसी, दैट इज द प्रिसिशन ऑफ मेडिकल योगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की डिटेल में जानकारी हो। सो मेडिकल योगा इज ऑल अबाउट एक्यूरेटली, मतलब मींस नॉट जस्ट एक्यूरेटली, सुपर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ योगा। एंड इसके लिए अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक और आपको छोटा सा एग्जांपल दूं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये केस स्टडी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, नी के पेशेंट की एक केस स्टडी है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो इसको आराम से देख के समझ जाएंगे और बाकी लोगों के लिए भी मैं कुछ आसान बना देता हूँ इसको समझना। पहली चीज, ये दोनों बोन्स हैं एक्सरे में, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इसको हम थाई बोन बोलते हैं, इसको हम शिन बोन बोलते हैं, फीमर एंड टिबिया। ये दोनों बोन्स का ये नी जॉइंट जहां बनता है, फॉर्म होता है, ये बोन्स अगर पास में एक दूसरे को टच करने लगे जैसे इस एक्सरे में कर रही हैं, और यहां पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे स्पेस है, जो हल्का सा ब्लैक स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो दोनों बोन्स एक दूसरे के क्लोज आ गई हैं और टच कर रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब घुटने में अंदर की तरफ पेशेंट को दर्द हो रहा है, और यही स्थिति दूसरी तरफ घुटने में भी है। घुटने का अंदर का हिस्सा यहां से टच कर रहा है दोनों बोन्स एक दूसरे को, वेयरएज जो आउटर साइड ऑफ द नी है ये ओपन है, यहां पे अभी भी स्पेस बाकी है। ये 3 महीने एक्सरे, 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद एक्सरे दोबारा कराए गए तो नीचे वाला एक्सरे देखिए अभी, कंपेयर दिस इमेज विद दिस इमेज।
और आपको बहुत से ऑर्थो के डॉक्टर से कहते मिल जाएंगे कि घुटने में अगर स्पेस एक बार कम हो गया दोबारा क्रिएट नहीं होता, क्रिएट होता है, उसका तरीका है करने का। सो उसके लिए स्पेशली डिजाइन सीक्वेंस अगर करी जाए तो स्पेस दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। इस पेशेंट को 5 महीने लगे ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, लेकिन ये रिजल्ट है आपके सामने। 52 साल उम्र है इस पेशेंट की, और नी की दोनों बोन्स जो एक दूसरे को टच कर रही थी, वो यहां देखिए दोबारा से ब्लैक स्पेस क्रिएट हो गया है जॉइंट में, और सेम रिजल्ट इस तरफ है। सो यहां पे जो बोन्स टच कर रही थी वो यहां पे आपस में खुल गई हैं, और इसका मतलब घुटना फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट अब कर सकता है। सो आपको ये बताने का पर्पस ये है कि मेडिकल योगा के रिजल्ट्स आपको पता लग जाए, और दूसरी चीज आपको जो अब बताया जाना है इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान, आपको थोड़ा भरोसा ज्यादा अच्छा हो जाएगा उस पर कि हाँ ठीक है ये रिजल्ट्स आते हैं जो हम करने जा रहे हैं उससे। जी चलिए। सो कमर दर्द एक ऐसी परेशानी है जिससे दुनिया का हर व्यक्ति कम से कम एक बार अपने जीवन में परेशान होता है, और इससे आसानी से बचा जा सकता है। बचना बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ सिंपल डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं। So let us start with one thing that everyone can relate to. गाड़ी चलाना. We all drive cars, right? Some of us have drivers, but still we love to drive cars. और अभी एक नया फैशन आया हुआ है ऑटोमेटिक कार्स का, which is certainly good for Indian traffics. अच्छी चीज है। अब कमर दर्द को ये कार चलाना न्योता कैसे देता है, और आप क्या सिंपल करेक्शन है जो कर ले तो जो आपकी कमर और नी की लाइफ है वो नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल लाइफ कितनी है? 100 साल। सो नॉर्मल रखना इज द आइडिया। योग में, योग की डेफिनेशन जो हम लोग मेडिकल योगा में देते हैं वो ये है, रिस्टोरिंग द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द बॉडी पार्ट। जो भी उसकी नॉर्मल स्थिति है उसको रिस्टोर करना, दैट्स इट। हमें कोई सुपर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं बनाने। हमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए कि मैं पत्थर तोड़ने वाली लाइफ में, हमें ऐसी लाइफ, हमारे को ऐसी बॉडी नहीं चाहिए। हमें बॉडी का जो नेचुरल बिहेवियर है उसको रिस्टोर करना है। हार्ट का नेचुरल बिहेवियर क्या है? पंप करना। 1 मिनट में लगभग 72 से 75 से 80 के बीच में पंप करना। अगर 100 पंप करने लग जाए 1 मिनट में तो उसको रिस्टोर करना है 72 से 80 के बीच में, दैट इज नॉर्मल। घुटने का नेचुरल बिहेवियर क्या है? चलना, वेट लेना, एम्बुलेशन, वेट बियरिंग, वो काम अपना करने लग जाए, दैट इज द ओनली आइडिया। सो रिस्टोरिंग द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द बॉडी इज द आइडिया ऑफ डूइंग मेडिकल योगा, और एक्चुअली स्पीकिंग योगा। सो गाड़ी चलाते वक्त आप लोग अपने पांव कैसे रखते हैं? इससे पहले कि मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, आप जरा सोचिए आप गाड़ी चलाते कैसे हैं, आपके पैरों की स्थिति क्या होती है, और उसका फिर क्या इफेक्ट आता है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आप जब गाड़ी चलाते हैं, ये मान लीजिए आपका राइट फुट है, ये आपका लेफ्ट फुट है। सो राइट फुट आप ब्रेक पे भी रखते हैं और एक्सेलरेटर पे रखते हैं, लेफ्ट आप क्लच के लिए यूज करते हैं। सो पहली चीज, राइट पांव 2 जगह इस्तेमाल होता है, लेफ्ट पांव एक ही जगह इस्तेमाल होता है, विच इज ऑल राइट। लेकिन ऑटोमेटिक कार्स में लेफ्ट पांव इस्तेमाल ही नहीं होता। सो राइट पांव ही आप यूज करते हैं सारा समय। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मस्कुलर इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में, राइट साइड की मसल ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये कुछ ऐसी बात समझिए कि मैंने एक बॉक्स उठाया और ये लगभग 2 किलो का बॉक्स है। मैं इसके साथ डंबल्स करता हूं डेली, लेकिन मैं सिर्फ राइट साइड से ही करता हूं, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं करता हूं। और ये काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं, तो ये गाड़ी में डेली चलाता हूं 10 साल से। सो 10 साल से मैं एक ही साइड की एक्सरसाइज करते जा रहा हूं, लगातार करते जा रहा हूं। सो राइट और लेफ्ट साइड में इंबैलेंस तो होगा बॉडी के, तो पक्की बात है, पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी साइड से सिंपल एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी सी, इवन ऑफिस में बैठे हुए भी करेंगे तो भी जो इंबैलेंस है वो रिस्टोर होके नॉर्मल बैलेंस में आ जाती है बॉडी। प्रॉब्लम कहां है? तो प्रॉब्लम ऐसा है कि आज आप जब अपनी गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी का ब्रेक पेडल देखिएगा। आपकी गाड़ी का ब्रेक पेडल एक्सेलरेटर वाली साइड से घिस गया होगा। 95% लोगों पे एप्लीकेबल है ये बात। ब्रेक पेडल एक्सेलरेटर पेडल की साइड से घिस गया होगा, पतला हो गया होगा।
वहां है दिक्कत। ये क्यों हुआ, समझिए इस बात को। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप मैनुअल कार चला रहे हैं, चाहे आप ऑटोमेटिक कार चला रहे हैं, इट्स ऑल राइट, आप पांव को ऐसा रख के गाड़ी चलाते हो, आप पांव को लिटा के गाड़ी चलाते हो। 95% लोग, कम से कम 95% लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं। देख लीजिएगा जाके। अगली बार जब आप साइड सीट पे बैठे हो और आपका कोई साथी गाड़ी चला रहा हो तो उसका पांव देख लीजिएगा जरा चुपचाप से, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसी चला रहा है। क्योंकि अपनी चलाते हुए तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब कभी अपने आप को जस्ट वैसे ही ध्यान चले जाए पैरों पे, तो देखिएगा कि आप टांग को टेढ़ी लिटा के गाड़ी चलाते हैं। लेफ्ट रिलेटिवली सीधा होता है, रिलेटिवली सीधा, नॉट 100% सीधा, थोड़ा ऐसा ही रहता है, पर राइट तो सिग्निफिकेंटली बाहर घुमा के रखते हैं। अब अगर आप ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो रिजल्ट क्या है? अब पहले वाली बात के साथ ये बात कनेक्ट होती है कि आप सिर्फ डंबल्स नहीं कर रहे हैं, आप टेढ़ी बाजू रख के डंबल कर रहे हैं, आप टेढ़ी टांग रख के उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। So the problem is not the imbalance between the right and left side. The problem is you are strengthening your right leg in the faulty alignment. So टेढ़ी टांग रख के अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? Your body learns, जो भी आप इसको सिखाते हैं, आप बॉडी को जो भी सिखाए सीख जाती है ना बॉडी। कुछ भी सिखाते हो आप बॉडी को, वो बॉडी सीखती है हमेशा। तो अब जब आप खड़े होंगे तो क्या आपके दोनों पांव एक दूसरे से समांतर होंगे? सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकते सीधे। सो आपको एक पांव ऐसा मिलेगा, एक पांव थोड़ा सा बाहर मिलेगा। और आज जाके इसका टेस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने लिए। आज एक होमवर्क मिल रहा है आपको इस वेबिनार में, आपको ऑब्जर्व करना है कितने लोग वॉक करते हुए पांव सीधे रखते हैं, कितने लोग वॉक करते हुए पांव ऐसा रखते हैं, चार्ली चैपलिन स्टाइल, नॉट फुली चार्ली चैपलिन स्टाइल बट पार्शियली चार्ली चैपलिन स्टाइल। गो एंड डू दिस ऑब्जर्वेशन टुडे और मुझे जरा मैसेज करके बताइएगा कितने प्रतिशत भारतीय वॉक करते समय पांव सीधे रखते हैं। 10%, 5%, 15% या 17%, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। 4 ऑप्शन, चारों 20% से कम के हैं आपके पास में। मुझे मैसेज करने के लिए मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है मेरे स्क्रीन पे, जो नाम आ रहा है डॉक्टर दीपक सिदेवा, उसके आगे मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा जरा मुझे। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग वाकई में इस चीज को ऑब्जर्व करें। जितनी अवेयरनेस पब्लिक के बीच में इस चीज के बारे में फैलेगी, उतने ही घुटने और कमर के मरीज कम होने शुरू हो जाएंगे, संख्या घटेगी जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग हर साल घुटने के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। और इनमें से कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट कुछ लोग, लेट से 10 लाख लोग 1 करोड़ में से, पांव टेढ़ा रखने की वजह से, अलाइनमेंट आउट होने की वजह से घुटना घिस रहे होते हैं। कैसे? समझिए जरा इस बात को। मैं आपको पहले एक बार स्लाइड दिखाता हूं ये, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप तो गाड़ी ऐसे ही चलाते हो। देखिए जनाब, आप ऐसे ही चलाते हैं गाड़ी, आपका राइट पांव हमेशा बाहर लेटा हुआ होता है। देखिएगा, आपके स्पाउस जब गाड़ी चला रहे हो तो उनको चेक करिएगा, आपका इवन ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा हो तो चेक करिएगा, जब खुद चला रहे हो तो चेक करिएगा। राइट पांव हमेशा बाहर की तरफ टेढ़ा लेटा हुआ मिलेगा आपको। टेढ़ा लेटे हुए का मतलब मैं समझ रहा हूं कि आपको पता लग गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सॉरी, ये पांव ऐसा बाहर की तरफ गया हुआ है, ये बाहर गया हुआ है पांव, राइट। सो जब आप खड़े होते हैं तो आप ऐसे खड़े होते हैं, राइट पांव हल्का सा बाहर होता है। अच्छा, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? एक तो ये कि बुरे लगते हैं, यार ये कोई तरीका नहीं है खड़े होने का, ठीक से खड़ा होना चाहिए, एस्थेटिकली बुरा लगता है ना। आपने कभी किसी मॉडल को देखा ऐसा वॉक करते हुए रैंप पे आज तक? कभी किसी मॉडल को देखा ऐसा कैसा वॉक करते, पांव बाहर रख के वॉक कर रहा है, मेल और फीमेल? कभी भी नहीं। अरे वो सीधा पांव रख के वॉक करते हैं। इवन कैटवॉक में तो पांव के आगे पांव रख के वॉक करते हैं, विच इज डिफरेंट। हम लोग अभी उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन पांव सीधा होता है, राइट। आपने कभी किसी एथलीट को भागते हुए देखा है ऐसा पांव रख के भाग रहा है? कभी देखा ऐसा? नहीं होता। सीधे पांव रख के रनिंग करते हैं हमेशा 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 हमेशा। आपको कुछ रैंडम फोटोग्राफ्स भी दिखा देता हूं इसी बात पे, देखिए जरा।
ये कई तरीके हैं लोगों के खड़े होने के, पैरों की पोजीशंस बहुत तरह से लोग रखते हैं दिन भर में, और खड़े होने की कॉमन पोजीशंस में से ये है। और आप, ये एक रैंडम फोटोग्राफ उठाई है मैंने ऑनलाइन आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे बताइए किसी के पांव टेढ़े हैं क्या? कोई जो रैंप पे मॉडल वॉक कर रहा है उसके पांव टेढ़े हो? सबके पांव सीधे हैं, सबके पांव सीधे हैं। अब एक ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन है इसमें। ये गुड़िया का जो पांव है ये बाहर, वो भी उठा हुआ पांव है, नीचे रखा हुआ पांव इसका भी सीधा है। सो पांव सीधा रख के वॉक कर रहा है हर कोई, आगे से पीछे किसी का भी पांव देख लीजिए, पूरी की पूरी वॉकिंग परेड में सबके पांव सीधे हैं। अच्छा चलिए, ये तो मॉडल्स की बात है, ये लोग तो अपने स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं वॉक करने में। चलिए जरा हम लोग दूसरी कैटेगरी के लोग देख लेते हैं, जो एथलीट्स हैं, फिटनेस गुरुस। सबके पांव सीधे हैं वॉक करते हुए, दौड़ते हुए, देख लीजिए जरा एक बार। आप अपने पांव कैसे रखते हैं? आप अपने पांव कैसे रखते हैं? रैंडम चेकिंग करिएगा और अपने घर में किसी को बोल दीजिएगा कि जी आप देख लो, मैं तो जब भी पांव चेक करने लगता हूं तो अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। आप उनके चेक कर दीजिए, घर में परिवार के सभी सदस्यों के जब वो वॉक कर रहे हो, उनको बताना नहीं कि आप उनके पांव ऑब्जर्व कर रहे हो। Let them just do their household work and see how they walk. Especially when you'll observe people walking in the parks, you'll realize most of the people walk with their feet turned outside. अब इसका रिजल्ट क्या है? मैं पांव आपको जरा स्क्रीन डाउन करके दिखा दूं। जब मैं पांव पैरेलल रख के खड़ा हूं तो एक ठीक तरीका है खड़े होने का, लेकिन अगर मैं एक पांव को बाहर रखता हूं तो बॉडी वेट अपने आप मेरी लेफ्ट टांग पे शिफ्ट हो जाता है। ये बात को जरा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि लेफ्ट घुटना खराब होता है जिन लोगों का और वो ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट घुटने में दर्द है और ड्राइविंग करते हैं, उनके केस में एप्लीकेबल है। एंड आई कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर इन दिस ग्रुप। सो जिसके लेफ्ट घुटने में दर्द है और वो ड्राइव करता है डेली, आप उसका ड्राइविंग पोस्चर जरूर करेक्ट करा दीजिए, तो उसके लेफ्ट घुटने पे पड़ने वाला वजन कम हो जाएगा, रिकवरी फास्ट होने में आपको मदद मिलेगी, आपके रिजल्ट्स फास्ट हो जाएंगे। सो मैं अभी दोनों पांव पैरेलल रख के खड़ा हूं, मेरे दोनों पांव पैरेलल है इस वक्त। मैं राइट वाले पांव को बाहर घुमा दिया तो मेरा बॉडी वेट अनजाने में लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। मैं थोड़ा बढ़ा के दिखा रहा हूं आपको क्योंकि आप स्क्रीन पे इसको समझ पाए कि बॉडी वेट कैसे शिफ्ट होता है, बट आप अपने साथ भी जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको पता लग जाएगा। आप जैसे ही राइट पांव बाहर घुमाते हो आपका बॉडी वेट अपने आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। और ये राइट के साथ ही नहीं, आप लेफ्ट वाला पांव बाहर घुमाओगे तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल है बॉडी को, आती बॉडी ऐसी बैलेंसिंग करती है। सो जो घुटना 50-50% वजन उठाने के लिए बना था, अब एक घुटना 60% वेट उठा रहा है, दूसरा 40% वेट उठा रहा है। सो घुटने की लाइफ 100 साल से घटा के आपने कर दी मे बी 80 साल, ज्यादा ही खराब कर लिया, कुछ और भी साथ में एपिसोड्स एसोसिएट हो गए तो मे बी 70 साल। और बहुत से लोग जिनको घुटने में दर्द 40-45 में ही आ रहा है, उनके केसेस में और भी कई सारे फैक्टर्स जरूर होंगे, ये तो एक है उन लोगों के केस में एप्लीकेबल है जो लोग ड्राइव करते हैं लंबे समय तक, वो भी फॉल्टी पोजीशन में। सो करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? सीधा पांव रख के ड्राइव कर लीजिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पांव सीधा रख के ड्राइव करना है। ड्राइव करते वक्त आपका जो राइट पांव है उसको ब्रेक से एक्सेलरेटर पे, एक्सेलरेटर से ब्रेक पे पूरा पूरा मूव कर लीजिए, सबसे आसान तरीका। और ये करने से क्या जिनकी टांग टेढ़ी है वो सीधी हो जाएगी? नहीं, आगे खराब होनी बंद हो जाएगी। इतना तो हो, लाइफ अगर घट के भी 80 आई है तो 80 तो रुके, कम से कम 70 पे तो नहीं आए घुटने की लाइफ। सो सीधा पांव उठा के एक से दूसरे पे मूव करिए। और अगर आपको गुंजाइश हो तो इनवर्ट रख लीजिए, एड़ी को एक्सेलरेटर के नीचे और पांव को ब्रेक पेडल के नीचे रख के चला के देख लीजिए, अगर कर पाए तो। हर किसी के लिए संभव नहीं होता क्योंकि ब्रेक गाड़ी की टाइम पे नहीं लगी तो दिक्कत हो सकती है। सो फिलहाल तो सिंपल ब्रेक पेडल और एक्सेलरेटर पे पूरा पूरा पांव मूव करना इज अ बेटर आइडिया। ठीक,
सो करेक्ट ड्राइविंग पोजीशन क्या है वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, एंड देन हम लोग नेक्स्ट विषय पे चलेंगे यहां से। ये है करेक्ट ड्राइविंग पोजीशन। दोनों पांव एक दूसरे से समांतर रखे हुए हैं और सो दोनों पांव, ये भी सीधा है, ये पांव भी सीधा है। हालांकि इसने इस पांव को क्लच पे न रख के साइड पे रखा हुआ है, बट स्टिल पांव तो सीधा है। तो सीधा पांव रखना और बेसिक सी बात है, इसमें कोई बड़ा काम तो है नहीं, कोई ऐसा काम तो नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल है ना। सो ये फायदा क्या सिर्फ आपको घुटने के अलाइनमेंट में देगा? नहीं, कमर के अलाइनमेंट में भी देगा ना, क्योंकि बॉडी वेट कहां से शिफ्ट होगा? ये एक लाइफ साइज ह्यूमन स्केलेटन है मेरे पास में, आप लोग के इजी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगा ये। दोनों टांगे हिप जॉइंट में आके पेल्विस पे कनेक्ट होती हैं। अगर आप दोनों टांगों में 50-50% वजन आपको डालना चाहिए कायदे से, लेकिन आप एक टांग पे वजन कम और एक पे ज्यादा डालते हैं। लेट्स से आप ऐसा रखते हैं बॉडी को, एक तरफ से नीचे और एक साइड से ऊपर। सो ये बॉडी वेट कमर से दूसरी टांग पे ट्रांसफर होता है। एक टांग से दूसरी टांग के बीच में कनेक्शन सिर्फ कमर है। L4, L5, S1 का रीजन जो है ये सबसे ज्यादा लोड लेता है, और वेट ट्रांसफर 60-40 जो होने लगा है वो कमर से, कमर उसमें ब्रिज का काम करती है, तो कमर की भी डिस्क एक तरफ से दबनी शुरू हो जाती है। सो गाड़ी चलाने से आपकी कमर का क्या कोरिलेशन है वो आपको भी समझ में आया होगा। तो गाड़ी को चलाते समय आपका पोस्चर ठीक होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट मैं आपको अगले विषय पे लेके जा रहा हूं, ये है जी ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल कितने लोग हैं जो आप में से करते हैं? और हेल्थ के लिए ट्रेडमिल यूज ना करना तो मतलब ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। और ट्रेडमिल्स आर समथिंग व्हिच आर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस, एवरी एफ्लुएंट हाउस एट लीस्ट। और जिन लोग के घर में नहीं है वो तैयारी कर रहे हैं खरीदने की, सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सके, पार्क में हर बार मौसम अच्छा नहीं होता, तो ट्रेडमिल घर पे ही ले लेते हैं। मैं बता दूं, कपड़े सूखते हैं ट्रेडमिल पे 2 महीने के बाद में, खरीदने की जरूरत नहीं है। और जिनके यहाँ कपड़े नहीं सूख रहे ट्रेडमिल पे, उनके घुटने और कमर दोनों की हालत खराब मिलेगी आपको। ट्रेडमिल इज अ मशीन विच इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। व्हाई? अंडरस्टैंड दिस। आप जब भी किसी भी सरफेस पे वॉक करते हैं तो देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर दैट योर बॉडी हैज टू एब्जॉर्ब एवरी टाइम, राइट? व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? What is Newton's third law? Every action has equal and opposite reaction. आप अगर किसी बॉल को जमीन पर टॉस करेंगे तो ऊपर आएगी। लेट्स से टीटी की बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा टॉस होता है उसमें। अगर मैं टीटी की बॉल को टाइल्स के ऊपर टॉस कर रहा हूं तो टॉस कैसा होगा? अच्छा खासा ऊंचा टॉस होगा। और अगर मैं टीटी की बॉल को मड के ऊपर टॉस कर रहा हूं तो बाउंस बहुत कम होगा, राइट? ऐसा क्या फर्क है? आपने तो सेम हाइट से गिराया, मिट्टी ने शॉक एब्जॉर्बर का काम कर दिया, टाइल नहीं कर पाई वो काम। सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो ट्रांसफर हुई दोनों ही केसेस में, उसमें रिबाउंड प्रेशर मड के ऊपर सिग्निफिकेंटली कम था। और इसकी केस स्टडी में आपको दिखा देता हूं जी। सबसे पहला, बॉल बाउंस हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑन 5 डिफरेंट सर्फेसेस। मैंने आपसे सिर्फ 2 सर्फेसेस की फिलहाल बात की है। सबसे पहला सर्फेस है कंक्रीट सर्फेस, जिस पे आजकल लोग रनिंग करते हैं, और मैराथन्स तो आजकल फुल फैशन में है। सो रोड रनिंग हो या कंक्रीट पे रनिंग करना हो या मेटल ट्रैक पे रनिंग करना हो, अगर आप बॉल को बाउंस करते हैं तो 152 सेंटीमीटर्स बाउंस होती है बॉल। और अगर आप ग्रास के ऊपर उस बॉल को टॉस करते हैं, मड, ग्रास, सिंडर, ये एक ही तरह के सारे ट्रैक्स होते हैं। सो घास पे या मिट्टी पे अगर आप उसको बाउंस करते हैं तो 80 सेंटीमीटर्स का बाउंस है, 80.5। और यहां है 152, ऑलमोस्ट आधा रह गया,
ऑलमोस्ट आधा रह गया बाउंस का प्रेशर, मतलब घुटने का एब्जॉर्ब करने वाला रिबाउंड प्रेशर घास पे आधा है कंक्रीट के मुकाबले। और ट्रेडमिल का भी देख लीजिए, आपके सामने है केस स्टडी, 125 सेंटीमीटर है। और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेडमिल्स आने लगी आजकल, फैशनेबल ईवा ट्रेडमिल्स, सिलिकॉन जेल लगी हुई ट्रेडमिल्स, और वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी और ये वो XYZ करके जो आजकल सेल कर रहे हैं, किसी में भी बाउंस बैक ग्रास से कम नहीं मिल सकता, मड से कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही होगा हमेशा उसका। सो ट्रेडमिल पे 125 सेंटीमीटर का बाउंस है, 125.6 सेंटीमीटर का बाउंस है, वेरएस कंक्रीट पे 152 सेंटीमीटर का बाउंस है, और ग्रास पे सिर्फ 80 सेंटीमीटर का बाउंस है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है इस बात का? कमर के रेफरेंस में बात करते हैं। ये जो मैंने भी आपको ये जो आपको मैंने भी यहाँ पे लंबर की बोन्स के बारे में बताया, यही बोन्स को मान लीजिए मैंने निकाल लिया और ये मेरे हाथ में है। ये मॉडल के तौर पे आपको दिखाता हूं। ये डिस्क है, ये वो डिस्क है जो यहाँ बीच में लगी हुई डिस्क है, कमर की डिस्क। ये दोनों L4 और L5, इनके बीच में डिस्क लगी हुई है। ये जो पीछे येलो कलर का दिखाई दे रहा है, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब अच्छा, बोन शॉक एब्जॉर्ब करती है क्या? नहीं। कौन करेगा शॉक एब्जॉर्ब? डिस्क करेगी शॉक एब्जॉर्ब। सॉफ्ट टिश्यूज करेंगे शॉक एब्जॉर्ब, मतलब घुटने की कार्टिलेज करेगी शॉक एब्जॉर्ब, कमर की डिस्क करेगी शॉक एब्जॉर्ब, सॉफ्ट टिश्यूज करेंगे। सो जितनी बार भी वो प्रेशर नीचे से ऊपर आना है, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप रन कर रहे हो, चाहे आप खड़े हो, हर बार इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आ ही रही है, तो वो शॉक एब्जॉर्प्शन कमर ने करना है। इसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना, ये बनी है शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, इट इज डिजाइन्ड दैट वे। और कमर को बाहर से एक्सटर्नल ब्लड सप्लाई नहीं है। कमर का मतलब डिस्क को एक्सटर्नल ब्लड सप्लाई नहीं है, इट्स एन एवेस्कुलर टिश्यू। और अगर है भी तो इतना माइनर सी है, जो कि बोन्स के बहुत क्लोज एरियाज में थोड़ी सी आती है। अदरवाइज डिस्क का जो अपना वाटर कंटेंट है, वो उसकी लाइफ टाइम की हेल्थ के लिए है, वो उसका जीवन भर का खाना है उसके साथ। सो डिस्क का वाटर कंटेंट अगर बचा के रखना है तो ही 100 साल चलनी है। आप बोलो ना, मैं तो बैठूंगा 8 घंटा डेली, तो क्या होगा? मैं तो ड्राइव करूंगा, मुझे तो लॉन्ग ड्राइव पसंद है, मैं तो दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके जाता हूं सर। मतलब ऐसे भी लोग हैं, दिल्ली मुंबई ड्राइव करते हैं, शौकिया। ठीक है, मतलब या तो रुक रुक के ड्राइव कर लो, फिर तो ठीक है, पर साथ में यही बताते सर 12 घंटे में लगा दिया। अरे कोई अच्छा काम थोड़ी किया, इसमें बोस्ट ऑफ करने वाली बात नहीं होगी। डॉक्टर के सामने तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर तो बोलेगा भाई तू गलती करके आया, तेरी कमर की हेल्थ खराब हो गई इतने टाइम में, तो गलत काम कर दिया तूने। सर दिल्ली से चंडीगढ़ सर 4 घंटे 3 घंटे सर, भाई क्यों? सो अंडरस्टैंड, डिस्क बनी है शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन उसके पास जो उसका अपना वाटर कंटेंट है, वही कंटेंट उसके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। और ये कंटेंट लूज हो जाता है जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हो, अननेसेसरी चीजों में यूज करते हो, जैसे कि रोड रनिंग करना, जैसे कि कॉन्टिन्यूसली बैठे रहना 8 से 10 घंटे 12 घंटे बैठे रहना। सो क्या होता है? डिस्क डिहाइड्रेट होने लगती है। आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आता है डिजेनरेटिव डिस्क, डिहाइड्रेटेड डिस्क। और डिस्क में डिहाइड्रेट होने के बाद उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और अगर डिस्क में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं तो एक दिन जब आप किसी सोफे को धक्का दे रहे होंगे, किसी सिलेंडर को उठा रहे होंगे, किसी बेबी के साथ खेल रहे होंगे, उस दिन वो जेली उस क्रैक में से बाहर आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं मेडिकली स्लिप डिस्क। तो क्या स्लिप डिस्क वो सोफे को धक्का मारने से हुई? नहीं, उस दिन तो दिखाई दी है। तैयारी, भूमिका तो आपने 15 साल से बांध रखी थी उसकी।
सो डिस्क में अगर क्रैक्स डेवलप हो गए हैं तो आज नहीं तो कल नंबर तो लगना पक्का है। तो 100 साल चलेगी कैसे कमर? तो अभी हम लोग यहाँ पे रिवर्सल नहीं सीख रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स में रिवर्सल सिखाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए हम लोग जो अपने ऑनलाइन थेरेपी के कोर्सेज करते हैं आप उसमें आ सकते हैं। हम लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि गलतियां बंद हो जाएं किसी तरीके से। तो पहली चीज, शॉक एब्जॉर्प्शन करने का अननेसेसरी काम डिस्क के ऊपर से हटाइए। वो क्या होता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक से भी कनेक्ट करूंगा इसी बात को। सो प्रोलॉन्ग सिटिंग सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, एक बार बैठे और 8 घंटा बैठे रहे, 6 घंटा बैठे रहे, गलती है। आपको करना क्या चाहिए? वी कॉल इट DS 30-30 प्रिंसिपल। वी कॉल इट DS 30-30 प्रिंसिपल। 30 minutes of sitting, 30 seconds of movement. So DS 30-30 principle is 30 minutes of sitting, 30 seconds of movement. और दूसरी तरीके से समझ लीजिए 30 minutes of standing work, 30 seconds of moving around or sitting down, taking rest. अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं सो कमर पे आने वाला प्रेशर बहुत हद तक ईज आउट हो जाता है और जो भी वाटर कंटेंट लॉस्ट हुआ था उसका एक बड़ा हिस्सा रीस्टोर हो जाता है। सो डिस्क की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स जरूरी है। जो लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनके केस में भी दिक्कत आने की मेजर वजह यह है कि गर्दन को एक ही जगह रख के बहुत बहुत देर तक काम करते रहते हैं, बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाते हैं, गर्दन स्लो होती है और कंप्यूटर पे अपने काम पे लगे रहते हैं। अगर तो उनके लिए भी ये DS 30-30 प्रिंसिपल फॉलो करना है। हर 30 मिनट के बाद 30 सेकंड मूवमेंट करनी है। कुछ भी कर लो, इधर उधर देख लीजिए, ऊपर नीचे देख लीजिए, कुछ मूवमेंट कर लीजिए, नेक की कुछ हलचल करिए गर्दन की। सो 30 minutes of movement, 30 minutes of sitting, 30 seconds of movement is very very important. फायदा क्या होगा समझ लो। साइंस समझते जाओगे ना तो लॉजिक में बैठ गई तो पक्का कर लोगे। अगर सर ने बोला था कर लो फिर नहीं करोगे। ऐसा ज्ञान तो हमारे बुजुर्गों ने भी हमारे को बहुत बांटा है, मानते थोड़ी है। हमारे दिमाग को चाहिए लॉजिक। सो लॉजिक पकड़ लो, उसके बाद सब दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि हर बार करा करोगे। सो ये डिस्क है, ये डिस्क है। इस डिस्क को अगर मैं पीछे की तरफ से दबाते रहूंगा तो पीछे की तरफ क्रैक्स बनेंगे, अगर मैं इसको आगे की तरफ से दबाते रहूंगा तो आगे की तरफ क्रैक्स डेवलप होंगे, और पूरी दबाऊंगा तो पूरे में कहीं ना कहीं क्रैक्स डेवलप होंगे। सो लेट्स से कि ये कमर की डिस्क है और मैं सारा दिन आगे झुकने वाला कुछ काम ऐसा है जिसमें बैठा रहता हूं। लेट्स से कि मैं स्पाइन को गोल करके बैठ गया, मैं स्पाइन को गोल करके बैठ गया, अपने बेड में लेट के टीवी देखने वाला पोस्चर यूं समझ लेते हैं फिलहाल उसको। ऐसा ही कुछ आप ऑफिस की चेयर पे भी करते हैं। ठीक, बेड वाला पोस्चर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सबकी समझ में आती है बात को। सीट पे भी अगर आप बैठे और हिप्स को आपने आगे रोल कर दिया और आप पीछे हो गए बोट की तरह, तो क्या होगा, पीछे की तरफ तो आगे की तरफ से डिस्क जो है दबने लग जाएगी, यहां क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, पीछे से डिस्क फूल जाएगी, आगे से दब जाएगी, पीछे से फूल जाएगी। सो क्रैक्स बने हुए होंगे इस डिस्क के अंदर। सो अब अगर आप मान लीजिए कि साइड बेंड करके रखते हैं, आप एक तरफ ऐसा बहुत देर तक बैठे रहते हैं कोहनी टिका के और लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, या इवन आप अपने वर्क स्टेशन पे ऐसा बैठते हैं कि ऑफिस में एक तरफ कोहनी टिका दी और लगे हुए काम करने में, पेशेंट से बात करने में, इवन अगर डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। सो एक तरफ से डिस्क दब जाएगी और यहां पे क्रैक्स डेवलप होंगे। इधर वाली हेल्दी रहेगी, ये वाली दब जाएगी। सो आपका पोस्चर डिस्क के डिहाइड्रेशन में एक बड़ा रोल निभा रहा होता है। सो अगर आप ऐसा बैठे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपका पोस्चर सीधा तो रहता नहीं, थोड़ी देर बाद आपका पोस्चर ऐसा हो जाता है। मैं बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं पर इसका छोटा वर्जन होता है और वही आप सालों साल मेंटेन कर रहे होते हैं। सो लेट्स से मैं अभी सीधा बैठा हूं, मैं अभी सीधा बैठ के काम कर रहा हूं और धीरे धीरे काम करते 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 पोस्चर ऐसा, मतलब अगला हिस्सा दब गया, पिछला हिस्सा लंबा हो गया। अगला हिस्सा दब जाने से डिस्क के कुछ हिस्सों पे प्रेशर बढ़ गया, कुछ पे कम हो गया। अब डिस्क का डिहाइड्रेशन उन हिस्सों पे ज्यादा होगा जो फॉल्टी पोस्चर की वजह से अफेक्टेड है।
सो पोस्चर करेक्शन करना जरूरी है। सो पोस्चर करेक्शन तो ठीक है, वो तो कर ही लेंगे, वो करेक्शन अलग बात है। आगे खराब नहीं हो का इलाज क्या है? मूव करो, पीछे देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, ताकि प्रेशर जो आया था वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो जो जेली पीछे से फूल रही थी, निकलने की तैयारी कर रही थी, वो वापस अपनी जगह सेटल हो सके, सारे के सारे डिस्क में वापस से रिहाइड्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। सो मूवमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक थी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द ट्रेडमिल्स, कि आपको शॉक एब्जॉर्ब कराना है, डिस्क को हो या नी को हो, तो हेल्दी तरीके से कराइए और मिनिमम कराइए ताकि लाइफ लंबी रहे। जिन लोग के घुटने पहले खराब नहीं होते थे, उसमें एक बड़ा रोल ये था कि उनके पांव के नीचे का सरफेस दिन में एटलीस्ट आधा समय कच्चा होता था। आपके पांव के नीचे कच्चा कब आता है, जरा सोच के बताइए। घर में टाइलें लगी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ है, इटालियन भी लगा हुआ कुछ एक के घर में, तो रोड्स सारी की सारी कॉर्नर टू कॉर्नर एकदम कंक्रीट हुई हुई है, मेटल्ड रोड्स हुई हुई है। बाकी तो छोड़िए, पार्क के अंदर भी अब तो ऑल वेदर पार्क्स बना दिए गए हैं, टाइल्स लगी हुई है पार्क में चारों तरफ। सो अगर ऐसी स्थिति हो कि आपका पांव कच्चे पे पड़ता ही नहीं, तो शॉक एब्जॉर्ब कौन करेगा? घुटना और कमर करेगा। नंबर लगा हुआ है घुटने और कमर का। बचाने का तरीका समझ लो। अगला मॉडल पांव का, ये ह्यूमन फुट का मॉडल है। हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं? फट से जवाब आएगा 206। 206 बोन्स पूरे 6 फुट के शरीर में है। और हाथ में कितनी बोन्स होती हैं? हाथ में कलाई से लेके उंगली तक कितनी बोन्स है? 27 एक हाथ में, 27 दूसरे हाथ में। मैं सिर्फ कलाई से टिप्स की बात कर रहा हूं। 27 टोटल क्या हो गया? 54। पांव में कितनी बोन्स होती हैं? इन वन ह्यूमन फुट देयर आर 26 बोन्स। So 26 bones in right foot, 26 bones in left foot. Total comes to 52. 206 में से 106 bones, 54 plus 52, 106। 206 में से 106 बोन सिर्फ इतने से हिस्से में दी गई हो, सिर्फ हाथों और पैरों में, तो कोई वजह होगी, नेचर ने दी है। वजह है फाइन मूवमेंट्स करना। आप पेन उठा सकते हैं, आप सिग्नेचर्स कर सकते हैं, आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं, बहुत फाइन मूवमेंट है, बिल्कुल बारीक 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 आप हाथों पैरों की मूवमेंट करके, हाथों की मूवमेंट करके आप लिखते हैं। आप कुछ भी बारीक काम करना चाहें, उसके लिए मल्टीपल जॉइंट्स चाहिए होते हैं बारीक काम करने के लिए, इसलिए 27 बोन्स हाथ में दी गई है। पांव में 26 बोन देने की क्या वजह है? पांव से कौन से हमने सिग्नेचर करने हैं, और ये तो हम कभी भी नहीं करते थे। पांव में 26 बोन्स। रीजन इज अनइवन सरफेस पे वॉक करने के लिए बने हैं पांव। आप आज से जरा 100 साल पीछे चलिए और ये बताइए, पांव के नीचे कच्चा ही कच्चा था कि नहीं था? रॉक्स के ऊपर चलने के लिए, पेबल्स के ऊपर वॉक करने के लिए, नदी के सरफेस पे भी इवन वॉक करने के लिए, या पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, अनइवन सरफेस पे वॉक करने के लिए पांव में एडजस्टमेंट होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, inversion, eversion, all these movements takes place in the foot. ये सारे फाइन मूवमेंट्स थे जो ये 26 बोन्स मिलके एब्जॉर्ब करती थी। और बहुत बड़ा शॉक जो भी बॉडी में, हमारी बॉडी पे आ रहा होता, सारे का सारा तो यही बोन्स एब्जॉर्ब कर जाती थी। हमने क्या किया? हमने पांव को पैक किया एक ब्यूटीफुल लुकिंग लेदर केस के अंदर, जिसको हम बोलते जूता। और उस लेदर केस में, लेदर केस, कैनवस केस और एनी अदर केस, और ये सारी बोन्स को हमने कर दिया आउट ऑफ यूज। अगर आपका फुटवेयर गलत है तो, अभी अगला मुद्दा फुटवेयर ही है, उससे कनेक्ट कर रहा हूं इस बात को। सो अगर आपने गलत फुटवेयर पहना है और आपने अपनी 26 बोन्स को पैक कर दिया, पैक इन अ ब्यूटीफुल लुकिंग लेदर केस, सो अगला नंबर कौन से जॉइंट का? एंकल को भी मैं इसी में गिन लेता हूं फिलहाल।
एंकल के ऊपर अगला जॉइंट कौन सा है? नी जॉइंट। इसलिए घुटने के लोग परेशान है आजकल, घुटने की बीमारी से परेशान है आजकल। सारे दिन पांव पक्के सरफेस पे रहता है और शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ता है घुटने की कार्टिलेज और मेनिस्कस को। अगला नंबर लगता है कमर का, क्योंकि घुटने के बाद नेक्स्ट शॉक एब्जॉर्प्शन का काम है L5S1 डिस्क का। हिप जॉइंट इज वेरी स्ट्रांग, उसको फर्क नहीं पड़ता। SI जॉइंट इज वेरी स्ट्रांग, उसको फर्क नहीं पड़ता। नी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू ऐसा है जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, और कमर के अंदर सॉफ्ट टिश्यू ऐसा है जो शॉक एब्जॉर्ब करता है। इसलिए घुटने और कमर की परेशानी बढ़ती जा रही है। सो अगर आपके पांव के नीचे का सरफेस हार्ड है, ट्रेडमिल की तरह, पक्की सड़क की तरह, तो न्यूटन का थर्ड लॉ घुटने और कमर दोनों का नंबर लगाए रखेगा। सिंपल सॉल्यूशन इसके लिए है, एक बढ़िया जूता खरीद लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बहुत बढ़िया शू खरीदा और आपको ट्रेडमिल पे दौड़ना अलाउ हो गया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ट्रेडमिल की बजाय घास पे दौड़ लो, मिट्टी पे दौड़ लो, बढ़िया जूता पहन के वहां दौड़ लो ना। हाँ, अनलेस ऐसा लग रहा है कि वेदर बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया और अब बाहर नहीं जा सकते और मेरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लूं, बाहर जाने की स्थिति नहीं है, तो बहुत बढ़िया वाला जूता पहन के थोड़ी देर के लिए ट्रेडमिल अगर यूज करनी हो तो मैं अपनी आंख और कान बंद कर लेता हूँ उस समय पे कि भाई चलो कुछ ऑप्शन नहीं है तो चुप रहना उस समय पे अच्छा हो जाता है। बट हकीकत यह है कि ट्रेडमिल पे आप कम समय के लिए दौड़े या ज्यादा समय के लिए दौड़े, कम स्पीड पे दौड़े या ज्यादा स्पीड पे दौड़े, शॉक एब्जॉर्ब तो होना ही है। सिर्फ स्लो स्पीड पे करने से कम प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा स्पीड पे करने ज्यादा आएगी। इंक्लाइन डिक्लाइन कर दिया तो और ज्यादा आएगी ट्रेडमिल को। खैर, सो बढ़िया जूता खरीदना अल्टीमेट सोल्यूशन है। पांव के नीचे आर्टिफिशियली कच्चा सरफेस बना दीजिए। क्या तरीका? बढ़िया वाला जूता खरीदिए। जूते पे इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ का इन्वेस्टमेंट है। देखो, आपको ना कुछ चीजों पे इन्वेस्टमेंट हमेशा करनी चाहिए। नंबर एक, आपका मैट्रेस एक्सेलेंट होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए, जीरो कॉम्प्रोमाइज। इन्वेस्ट करूंगा भाई इस मैट्रेस पे, क्योंकि जीवन में लेट से आप 100 साल जी रहे हैं, मैं तो मानता हूं 100 साल जीने के लिए शरीर बनाइए, और आप 8 घंटे सोते हैं, तो आप 8 या 24, 8 3 24, सो जीवन के 33 साल आप सोते हुए बिताते हैं। 100 साल के जीवन में 33 साल आप सो के बिता रहे हैं। वो तो मैट्रेस पे तो इन्वेस्ट करो यार, बनता इन्वेस्टमेंट करना मैट्रेस पे। टॉप नॉच होना चाहिए, एकदम जीरो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी ऑफिस की चेयर, क्योंकि आप बैठ के काम करते हो उस पर सारा सारा दिन, 8 घंटा वहां बिताते हो, सो 33 साल आप ऑफिस की चेयर में बैठते हो। एक्सेलेंट होनी चाहिए, ऑप्शन नहीं है, जीरो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट है। चेयर बढ़िया से बढ़िया वाली होनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया का मतलब महंगी से महंगी नहीं है, बढ़िया से बढ़िया का मतलब आपके हिसाब से फिट होने वाली चेयर होनी चाहिए। एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम का खर्चा तो उतना ही होने वाला चेयर पे, 7,000 की नहीं आएगी, 15,000 रुपए की आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर ही लोगे, क्योंकि पता है बहुत साल चलने वाली चीज है। टाइम और एनर्जी जो उसको खरीदने में जाएगी ना, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे आपसे, क्योंकि वो चेयर की सेटिंग ढूंढना, उसको एक्चुअल में यूज करके उसे फिट हो जाना, इट टेक्स टाइम। खैर, तीसरी चीज, आपका फुटवेयर कैसा होना चाहिए। कितने घंटे पहनते हो जूता दिन भर में? यस डॉक्टर दीपक, हम वही पूछने वाले थे, फुटवेयर और मैट्रेस और चेयर के बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, कौन से कंपनी का कौन से वाला होना चाहिए। जी, सो मैं आ रहा हूं इस पे। मैं आप सभी लोगों के सवालों का आखिरी में जवाब देने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब तो मैं अगले 2 4 5 मिनट में खुद ही देने वाला हूं। जी, सो क्या सॉरी, हम शूज के ऊपर बात कर रहे थे। शूज आपके नहीं, मैं तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना, आप जूता कितनी देर पहनते हैं मुझे बताइए? लगभग 10 से 12 घंटे पहनते हैं। 8 घंटा तो कम से कम पहनते ही हैं। ये ऐसी चीज है जो हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट मांगती है, करना है इस पे इन्वेस्ट, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और जूता खरीदना मतलब, मेरे लिए, मैंने तो फाइनली अपनी कुछ दुकानें तय कर दी है, मुझे पता है यहां पे ये ब्रांड ले लिया जाए तो काम हो जाता है, पर वो एफर्ट करना हर किसी के लिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। ठीक, सो पहली चीज आपको मैं फुटवेयर के साथ ही अभी कनेक्ट किया देता हूं। फुटवेयर जो है आपका एक्सेलेंट होना चाहिए।
टॉप ऑफ द शू डजंट मैटर मच, कैनवस है या लेदर है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, उसका बेस मैटर करता है। ऊपर वाला हिस्सा तो फ्लेक्सिबल होता ही है जनरली सभी शूज का, कोई बहुत बड़ा उसमें कंसर्न नहीं होता। इनसोल और उसका बेस वेल कुशन्ड होना चाहिए। सो फुटवेयर खरीदते हुए 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, उसमें 1 इंच की एड़ी होनी चाहिए। बहुत से लोग को सवाल है, सर हाई हील्स आर बैड, सो हम लोग तो फ्लैट जुत्ती यूज करते हैं सर, पंजाबी जुत्ती एकदम कोल्हापुरी स्लीपर्स और बेलीज यूज करते हैं, उसमें तो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाती है। जी वो भी गलत है। हाई हील्स से कमर का कर्वेचर चेंज हो जाता है और घुटने के पिछले हिस्से पे जोर पड़ता है और पटेला और फीमर बोन आपस में रब करने लगती हैं। अगर आप पंजाबी जुत्ती वाले स्टाइल की जुत्ती पहनते हैं, कोल्हापुरी स्लीपर्स टाइप की स्लीपर पहनते हैं, तो एड़ी के नीचे हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है और कैल्केनियल स्पर डेवलप होते हैं, और उसके अलावा साथ ही साथ कई और टेंडेंस हैं लोअर लेग में जो कि स्ट्रेन्ड हो जाते हैं, प्लैंटर फेशियाइटिस हो जाता है। सो ना ही हाई हील्स अच्छी है और ना ही आपके लिए फ्लैट फुटवेयर अच्छा है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके फुटवेयर में 1 इंच की एड़ी होनी चाहिए। 1 इंच की एड़ी अगर आपके फुटवेयर में है, आप प्लीज सब लोग एक बार अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, सॉरी। सो आपके फुटवेयर में 1 इंच की एड़ी होनी चाहिए, जरूरी है होना, और उसके अंदर होना चाहिए एक्सेलेंट कुशन। वो कुशन जो होगा वो लगभग आपकी 1 इंच की एड़ी को घटा के आधा इंच कर देगा जब आप उस पर खड़े होंगे तो। सो इस तरह की कुछ स्लीपर्स मार्केट में मिलती भी हैं, डॉक्टर शॉल्स हो गई, बाटा में मिलती है, या क्रॉक्स के स्लीपर्स हो गए, या हश पपीज पे एक बहुत बढ़िया रेंज आती है वो हो गई। सो इस तरह के एक्सेलेंट कुशन वाले जूते खरीदने जरूरी है। सो पहले पॉइंट क्या हुआ, शू खरीदते हुए उसमें 1 इंच की एड़ी होनी चाहिए, ना तो फ्लैट खरीदना है ना ऊंची हील वाला खरीदना है। दूसरा, उसमें एक्सीलेंट कुशन होना चाहिए। अब एक्सीलेंट कुशन ना लोग पतावे को समझते हैं, पतावा उठाओ और उसके नीचे बजा के देखिए, आपको पता लगेगा लकड़ी जैसा कुछ बज रहा है या पीवीसी का सोल है, बहुत हार्ड है, नॉट रेकमेंडेड, सॉरी। और वो दुकानदार आपको बेचने पे लगा रहेगा, मैडम देखो इसमें तो मेमोरी फोम की लेयर डली है, इसमें तो आर्क भी बनी हुई है, इसमें तो इससे बढ़िया तो जूता आता ही नहीं। थैंक यू सो मच, हम अगली दुकान पे जा रहे हैं, हमारे को आपके पास अच्छा जूता नहीं मिला, दैट्स ऑल राइट। सो आपको नीचे का बेस कुशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज फुटवेयर में ध्यान रखनी है, पीछे की तरफ सपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये फुट का मॉडल है तो पीछे की तरफ से सपोर्ट, ये जूतों में तो होती है, हर जूते में पीछे सपोर्ट होती है, लेकिन अगर आप स्लीपर्स पहन रहे हैं तो उसमें सपोर्ट नहीं होती, तो हम स्लीपर्स को बहुत अच्छा नहीं मानते घुटने की हेल्थ के लिए। सैंडल्स आर बेटर देन स्लीपर्स, क्योंकि सैंडल में पीछे स्ट्रैप होता है, सपोर्ट मिल जाती है। और अगर आपका शौक है नहीं मेरे को चप्पल ही पहननी है, मेरे को स्लीपर ही पहनना है, स्लिप ऑन ही चाहिए, तो घुटने जो पांव का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, आप पांव पे अपने चेक करेंगे, हड्डी ऐसी होगी सबसे ऊपर तक चढ़ी हुई है, उसके ऊपर सपोर्ट आ जाए तो चल जाएगा स्लीपर। ठीक, 3 पॉइंट कौन कौन से हुए, 1 इंच की एड़ी होनी चाहिए, एक्सीलेंट विद कैपिटल ई, एक्सीलेंट वाला कुशन होना चाहिए, और उसके अंदर बैक सपोर्ट अच्छी वाली होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें देख के आप कोई भी जूता खरीद सकते हो। अब जूता मतलब फुटवेयर कोई भी आप खरीद सकते हैं। फुटवेयर में आपको मैं पर्सनली एक आध 2 ब्रांड्स है रेकमेंड कर देता हूं, मैंने जो भागदौड़ करी आपके लिए थोड़ी कम हो जाएगी, और जेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्मल में कुशन वाले जूते तो आते ही नहीं, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कोई हिसाब नहीं। सो हश पपीज पे एक रेंज आती है, उनकी प्रीमियम रेंज का पार्ट है, चुपचाप जाके बिना प्राइस टैग देखे खरीद लेना, दिमाग नहीं लगाना। हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, ये समझ के खरीदना है वो जूता। मैं आपको रीजन दे रहा हूं शॉपिंग करने का, जाओ शॉपिंग करो। दूसरा, आप उसी तरह के कई और ब्रांड्स हैं जिनको देख सकते हैं। क्रॉक्स पे भी एक आध फॉर्मल शू आया था पीछे, अभी की स्थिति पता नहीं, ऐसा ही एक आध 2 और ब्रांड्स मिल जाएंगे, बट हश पपीज में ना अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, तो वो लेडीज जेंट्स दोनों के फॉर्मल शूज के लिए चल जाता है। दूसरा, स्पोर्ट शूज सारे अच्छे नहीं है, लोगों को लगता है स्पोर्ट शू ले लिया तो काम सॉल्व हो गया, नहीं। आधे ज्यादा कंपनियां गलत स्पोर्ट शूज बना रही है, उनका पर्पस क्या है, बंदा रोड रनिंग करे, जूता खराब नहीं हो, जूते की लाइफ अच्छी हो, और जूते की लाइफ अच्छी हो का मतलब ये थोड़ी घुटने की लाइफ कम हो जाए उसके चक्कर में।
हमें चाहिए जो जूता घिस के खत्म हो जाए 1 साल में, हमें चाहिए ऐसा जूता, तभी तो हमारा घुटना बचेगा। घुटने की डिस्क बचानी है, कमर की डिस्क बचानी है, तो जूते के नीचे जो कुशन लगा हुआ है, पांव के नीचे जो कुशन है, वो दबना चाहिए, तभी तो कमर की डिस्क नहीं दबेगी। सो क्या बचाना है, वो कॉल आपको लेनी है। सो एक्सेलेंट कुशन वाले कुछ शूज जो मुझे रेंज दिखाई दी है, स्केचर्स अनडिस्प्यूटेड लीडर, मतलब एक्सेलेंट प्रोडक्ट है उनकी। अच्छा, when I recommend this, let me tell you, we have no commercial tie-ups with any of such brands, be it Hush Puppies or be it Dr. Shaw's or be it Skechers or be it any other brand, doesn't matter. So Skechers के लगभग सारी रेंज, when I say लगभग, इसका मतलब 90% रेंज उनकी अच्छी है। अब मैं ये नहीं मानता कि आप वो 10% ही जूते उठाओगे जो मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, ऐसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको तीनों प्रिंसिपल पता है, तीनों प्रिंसिपल देख के स्केचर्स पे जाओगे, लगभग सारी रेंज अच्छी है। और उनका कुशन देखना, क्या बढ़िया कुशन है, मतलब ऐसा मक्खन की तरह दबता है, वाह, फर्स्ट क्लास चीज है। ठीक। दूसरा, एयर की रेंज अच्छी है नाइकी में, लेकिन 50-60% ही रेंज ठीक है। सो आप ये 3 प्रिंसिपल्स देख के अगर आपको नाइकी एयर में कुछ उठाना हो तो वो आप ले सकते हो। ये दोनों तो हो गए प्रीमियम ब्रांड्स। एक आता है गोल्ड स्टार का जूता 200 रुपए का, मतलब नाइकी और स्केचर्स से पहले यही चला करता था। एक्चुअल में तिब्बती मार्केट में मिलता है, मोनेस्ट्री मार्केट्स जो होती है हमारे यहाँ, वहां मिलता है ये जूता। और इंडिया के नेशनल लेवल के एथलीट्स, मैं एक स्पोर्ट्स कॉलेज से बिलोंग करता हूं, मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में स्पोर्ट्स तबीयत से खेला है और हाफ मैराथन रनर रहा हूं, महाराष्ट्र स्टेट में पोजीशन होल्डर हूं हाफ मैराथन में। इसलिए आपको जूता बता रहा हूं कि ये भी स्केचर्स के जैसा ही बढ़िया जूता है। स्केचर्स मिलेगा 3000 रुपए में, ये मिलता है 200 रुपए का। सो इंडिया के टॉप लेवल एथलीट्स भी गोल्ड स्टार का जूता इस्तेमाल करते हैं अपने इवेंट्स में। लाइफ भी अच्छी है और कुशन भी बढ़िया है। सो प्रीमियम में लेना हो तो प्रीमियम में ले लो, और आपको रेगुलर रेंज लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हमारा मतलब ब्रांड से नहीं है, हमारा मतलब कॉस्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं है, हमारा मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट से है। खरीदने में टाइम लगेगा, ढूंढने में समय लगता है इन चीजों को, और घुटने को अच्छा रखने के लिए कुशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए और हाइट चाहिए। ये तीनों चीजें इन ब्रांड में मिल जाती है जो आपको रेकमेंड करेगा। सो इनको देख के कुछ भी खरीद लीजिए। दूसरी चीज, आपको जो मैट्रेस आपका कैसा होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कमर में दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए आपका हार्ड मैट्रेस बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं हार्ड सरफेस पे सोना। डॉक्टर्स हार्ड सरफेस पे तब रेकमेंड करते थे जब आप बिल्कुल फोम वाले बेड पे सोया करते थे, और डॉक्टर्स को बोलना शुरू करना पड़ा हार्ड बेड। हार्ड बेड का मतलब लिटरली लोगों ने ले लिया कि जमीन पे सोना शुरू कर दिया दरिया बिछा के। दैट इज वेरी हार्ड बेड। We recommend hard bed. We don't recommend very hard beds. Hard bed is usually considered as a bed जिसमें थोड़ा बाउंस बैक होता है, जैसे कि क्वायर फोम का मैट्रेस। We recommend 4 लेयर क्वायर फोम मैट्रेस, 1 लेयर क्वायर, 1 लेयर फोम, 1 लेयर क्वायर, 1 लेयर फोम, और इसकी भी अलग अलग डेंसिटीज हो सकती हैं। सो आपको देखना है कि वो मैट्रेस थोड़ा सा दबे, और ऊपर मेमोरी फोम की लेयर को कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर नहीं करना का मतलब ये, आजकल मेमोरी फोम बहुत इन है और हर मैट्रेस के ऊपर चढ़ी हुई आती है, ऊपर आधे इंच की लेयर तो मिल ही जाती है, उसका बाउंस बैक नहीं देखना उसको। तो सो विदाउट द मेमोरी फोम मैट्रेस का बाउंस बैक क्या है, अगर वो सेमी हार्ड है तो ले सकते हैं आप लोग। व्हेन आई से हार्ड, आई एम एक्चुअली जनरल पब्लिक की भाषा में मुझे कहना चाहिए सेमी हार्ड मैट्रेस। आप वेरी हार्ड को हार्ड समझते हो ना, जब डॉक्टर बोलता है हार्ड मैट्रेस तो आप वेरी हार्ड समझते हो। सो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सेमी हार्ड मैट्रेस लेना। सो सेमी हार्ड मैट्रेस में मेमोरी फोम की लेयर को कंसीडर करे बिना वो दबना चाहिए और उसमें बाउंस बैक आना चाहिए, और फिर उसके ऊपर मेमोरी फोम की लेयर है आधा इंच की, इट्स ऑल राइट। आजकल लगभग सभी मैट्रेसेस में होती है, हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लगभग हर ब्रांड उसको दे रहा है। मेडिकली उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। मेमोरी फोम का चाहे सर के नीचे लगाने वाला पिलो हो, यूजलेस है। आपका मैट्रेस हो, उसमें पतली सी लेयर चढ़ी हुई है मेमोरी फोम की, हम काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, पर ऐसा उसका कोई मेजर रोल नहीं है। दूसरी चीज, आपका जो मैट्रेस दूसरी तरह का आप ले सकते हैं वो है प्योर लेटेक्स का मैट्रेस। लिख लीजिए, हर मैट्रेस के अंदर लेटेक्स होता है, हमें चाहिए प्योर लेटेक्स का मैट्रेस। प्योरेस्ट फॉर्म होता है रबर का, और उसका मैट्रेस ये होता है, इसकी लाइफ लगभग 10 से 12 साल होती है, और क्वायर फॉर्म वाले मैट्रेस की लाइफ लगभग 3 से 5 साल होती है, उसका उसको बदलना ही होता है। 3 से 5 साल वाला जो क्वायर फॉर्म का 4 लेयर मैट्रेस है, ये लगभग 10,000 रुपए की रेंज में पेयर आ जाता है, 3x6 का पेयर।
10,000 रुपए की रेंज में आ जाता है। 6 से स्टार्ट हो जाती है, 12,000 रुपए तक, 15,000 रुपए तक अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की मिल जाती है। ब्रांड हमारे लिए कोई खास मैटर नहीं करता, हमें तो ये देखना बाउंस बैक कैसा है। जिस दिन सैग हो गया उस दिन फेंक देना उठा के मैट्रेस, क्योंकि हमें तो इन्वेस्ट करना हेल्थ के ऊपर, और मैट्रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। प्योर लेटेक्स का जो मैट्रेस होगा उसकी लाइफ लगभग 10 से 15 साल होती है। कॉस्ट भी उसकी लगभग 35,000 से लेके 50,000 रुपए के बीच में आती है। 3x6 के पेयर की बात कर रहा हूं। प्योर लेटेक्स का जो मैट्रेस होगा उसमें 2 तरह के होल्स होते हैं, होल होता है उस मैट्रेस में नीचे। आपको पिन होल वाला लेना है, एक आता है चौड़ा होल, एक आता है पतला होल। हमारे को पतले होल वाला मैट्रेस लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों ही मैट्रेसेस अच्छे हैं। प्योर लेटेक्स का मैट्रेस थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है कंपेयर्ड टू योर 4 लेयर कोयर फोम मैट्रेस। सो जिन लोग को थोड़ा सॉफ्ट मैट्रेस की इच्छा हो वो प्योर लेटेक्स का मैट्रेस कंसिडर कर सकते हैं। स्प्रिंग मैट्रेस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, काम नहीं आते, दिक्कत देते हैं। आपने होटल्स में जाके देखा होगा 6 महीने, साल, 2 साल बाद वो मैट्रेस जहां पे लोग यूज कर रहे होते हैं वहां से दब गया होता है। स्प्रिंग मैट्रेस डजंट वर्क, बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, कितना मर्जी अच्छी कंपनी का ले लो। हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं जिनने 1.5-2 लाख रुपए के मैट्रेस लेकर लगा रखे हैं घर में, और हमें जाके सॉरी बोलना पड़ता है उनको, सर उठा के फेंक दो उनको। 6 महीने बाद, 1 साल बाद खत्म हो गया मैट्रेस, क्योंकि गर्दन के ट्रीटमेंट के लिए आना शुरू कर देते हैं, कमर के ट्रीटमेंट के लिए आना शुरू कर देते हैं, और गलती हो रही होती है रात को सोने के पोजीशन में। सो स्प्रिंग मैट्रेस नहीं लेना है। ऑर्थो मैट्रेस के नाम पे दुनिया भर के मैट्रेस आ रहे हैं। सेमी हार्ड मैट्रेस को ही ऑर्थो मैट्रेस बोला जाता है। अब वो कंपनी को अपना सामान तो बेचना ही है, तो वो उसको ब्रांड वो लगा देती है, लेबल वो लगा देती है, जिससे लोग उठा लें उस मैट्रेस को, कंसिडर कर लें। सो ऑर्थो मैट्रेस उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। आपको उस लेबल पे नहीं जाना है, आपको तो देखना भैया इसमें बाउंस बैक कितना बढ़िया, बिना मेमोरी फोम क्लियर के क्या ये सेमी हार्ड है, तो उठा सकते हो। ऑलराइट, तीसरी चीज जो हम बात कर रहे थे ऑफिस चेयर की, मैं आपको इसके बारे में कुछ स्लाइड्स दिखा देता हूं, और ये हमारा आज का फिलहाल लास्ट टॉपिक रहेगा। ओहो, सो देखिए स्लाइड्स की तैयारी तो 72 स्लाइड्स की थी, तो अब इतने सारे स्लाइड्स को तो हम लोग कवर करने की गुंजाइश है नहीं। हाँ, ये करेक्ट फुटवेयर हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी। ये 3 पॉइंट्स आप लोग को बता दिए गए हैं, इसको देख के आप कोई भी फुटवेयर खरीद सकते हैं। इसकी फोटो खींचनी है तो अपने मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे तीनों पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका, देखिए बहुत, हाँ, ऑफिस डेस्क एंड आपकी चेयर्स, हम लोग इस पर भी फिलहाल बात करते हैं। यस, ये जो विषय है ना, अर्गोनॉमिक्स एंड मेडिकल योगा, ये इतना बड़ा विषय है कि इस पे हम लोगों ने कुछ कोर्सेज बना दिए हैं। 6 घंटे का एक हमारा कोर्स है अर्गोनॉमिक्स के ऊपर, और ये कोर्स अभी हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी जो ये कोर्स है अर्गोनॉमिक्स वाला कोर्स, ये लगभग 5.5-6 घंटे के आसपास का कोर्स है, और इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्हीं का एक बड़ा रूप इस कोर्स में एग्जिस्ट करता है। सो अभी वो कोर्स हम लोग इस महीने के एंड में लॉन्च करने वाले हैं। 30th of June is what we have targeted कि हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, पर उसकी प्री बुकिंग्स हम लोग शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। सो ये प्री बुकिंग्स के लिए मैं आपको लिंक कोशिश करता हूँ कि ये चैट बॉक्स में भेज पाया तो। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट quickly bring this topic back to your focus. This so आपका ऑफिस चेयर पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये वर्थ होना चाहिए। तो पहली चीज, यहां लिखा तो डिस्टेंस हुआ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, आपका सीधे बैठने की परिभाषा क्या है? सीधे बैठने का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं 90 डिग्री बैठना सर, 90 डिग्री बैठना मतलब सीधा बैठना, वही तो सबसे अच्छा पोस्चर होता है। हाँ होता है, ध्यान करना हो तो होता है, मेडिटेशन करना हो तो बिल्कुल होता है, कोई शक नहीं इस बारे में। सारा दिन बैठने के लिए थोड़ी होता है। सारा दिन बैठ सकता है क्या कोई सीधा? कभी बैठ पाया कोई सीधा? हवन में बैठे हो आप, स्वामी जी हो आप, योगा प्रैक्टिशनर हो, आप बैठ सकते हो 1 घंटा सीधा, वो आपकी साधना की वजह से आप बैठ पा रहे हो सीधा, वो पॉसिबल है। मैं बैठता हूँ 2 घंटा, 2.5 घंटा सीधा, 3 घंटा सीधा बैठ जाता, एक पैर बैठा जाता है सीधा। अरे पर आम व्यक्ति के लिए थोड़ी है वो चीज। सीधा बैठने का डेफिनेशन 90 डिग्री नहीं होता है। सीधा बैठने की डेफिनेशन 105 डिग्री होती है, 90 डिग्री नहीं होती है। और दूसरी बात, सीधे का मतलब क्या होता है? आप ऐसा बैठो या आप ऐसा बैठो,
चाहे आप 90 डिग्री बैठो, चाहे आप 105 डिग्री बैठो, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। करेक्ट? स्पाइन तो यहां पे भी सीधी है, स्पाइन तो 105 डिग्री पे भी सीधी ही है, स्पाइन यहां पे भी सीधी है। तो ये मूवमेंट तो हिप जॉइंट से होती है, हिप जॉइंट से हम पीछे की तरफ झुक के अगर 105 डिग्री बैठे, पूरी स्पाइन सीधी है, मतलब स्पाइन सीधी है, इसको सीधा बैठना बोलते हैं। अगर आप ऐसा बैठ जाते हो ना गोल होके, ये गलत है। सो बोट शेप में नहीं बैठना है, बोट शेप में बैठना इज रॉन्ग, सीधा बैठना, बीट 90 डिग्रीज और बीट 100 डिग्रीज और बीट 105 डिग्रीज, इसको बोलते हैं सीधा बैठना। स्पाइन सीधी होनी चाहिए। मेडिकल पर्पस क्या है? डिस्क पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा, सीधी स्पाइन रख के पीछे हो जाओ, डिस्क पे जोर नहीं पड़ता। सो सीधा बैठने की डेफिनेशन 90 डिग्री ध्यान के लिए है, योगा पोस्चर्स के लिए है, तप में है, आपके जप में है, आपकी अपनी कुछ और पर्सनल प्रैक्टिस में है, सारा दिन बैठने के लिए नहीं है, और स्पेशली कॉमन लोग के लिए नहीं है। सो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल आपकी चेयर जो है वो टेबल के एकदम पास होनी चाहिए, आपकी टमी के साथ टच करती हुई हो तो सबसे अच्छा। अगर नहीं कर सकती टच, तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप A3 साइज का एक क्लिप बोर्ड खरीद लीजिए। A3 साइज का क्लिप बोर्ड कुछ ऐसा होता है, ये A3 साइज है, A3 साइज का क्लिप बोर्ड है ये, यूं समझिए आप इसको। तो मैं टेबल पे जब बैठता हूं तो मैं बहुत बार टेबल के पास नहीं जा सकता हूं, मेरी चेयर अलाउ नहीं करती मुझे टेबल के पास बहुत ज्यादा जाना अगर, सो मैं इस क्लिप बोर्ड को अपने पास खींच लेता हूं और इस पे राइटिंग वर्क कर लेता हूं, और ये जो बोर्ड है ये टेबल पे आराम से टिक जाता है। सो टेबल से अगर मेरी बॉडी की दूरी लगभग 1 फीट है, तो ये क्लिप बोर्ड यहां रखा जाता है टेबल पे, और एक मेरे पेट पे आराम से टिक जाता है, मुझे नीचे सपोर्ट नहीं देना पड़ता, और आराम से मैं इस पे अपना राइटिंग वर्क कर सकता हूं, टाइपिंग वर्क कर सकता हूं। सो A3 का क्लिपबोर्ड एक 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कर लेनी वर्थवाइल है। अगर आपका सेटिंग जॉब है, मैं पेशेंट से कार्ड भरने के लिए उसको यूज करता हूं। सो मैं तो टेबल पे अपने पास क्लिपबोर्ड के बड़ा क्लिपबोर्ड A3 साइज का लिया, उस पे रखा और आराम से पीछे पीठ टिका के बात करते हुए वो लिखा गया सारे का सारा। जब एग्जामिनेशन करना है पेशेंट को तो आगे झुके, और जो जो सब करना है वो तो किया ही करना ही है, बट क्लिपबोर्ड को पास खींच लेना या आपका टेबल के पास होके बैठ जाना एक ही बात है। सो आपका राइटिंग का जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें या तो आप टेबल के साथ होके बैठेंगे, या आप टेबल को अपने पास यानी कि क्लिप बोर्ड के जरिए उस गैप को ब्रिज कर देंगे जो आपकी टमी और आपके टेबल के बीच में है। दूसरी चीज, मॉनिटर को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए, जितना दूर पॉसिबल है आपके लिए रीडेबल, जितनी दूर से उतना दूर रख दीजिए इसको उठा के। अब और जो आपका टाइपिंग पैड है, कीपैड है, उसको अपने पेट के पास रखिए, स्क्रीन दूर, टाइपिंग पैड कीपैड पास में। अब ये प्रॉब्लम आएगी आपको लैपटॉप के साथ में कि लैपटॉप में स्क्रीन दूर कर दिया, अब हाथ ऐसा करके कैसे लिखते रहेंगे, कैसे टाइप करेंगे। सो आपको एक कॉर्डलेस कीबोर्ड खरीदना। अगर आपको अपना एर्गोनॉमिक से पोस्चर सेट चाहिए तो आपका स्क्रीन अलग होना चाहिए और आपका टाइपिंग पैड अलग होना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि आप एक ही लैपटॉप को दूर करके रख दें और उसमें हाथ से टाइपिंग करते रहे। आई लेवल पे तो आ जाएगा, लेकिन गर्दन कंधे दुखने लग जाएंगे, 15 दिन बाद ज्यादा स्टिफनेस शोल्डर्स में इकट्ठी हो जाएगी। डेस्क का एंगल क्या होना चाहिए आपका? डेस्क का नहीं, सॉरी, आपका सिटिंग चेयर का एंगल क्या होना चाहिए? सो चेयर का एंगल होना चाहिए 105 डिग्री पीछे। ये ज्यादा, ये 105 नहीं है। ये फोटो यहाँ पे इसलिए लगाई गई है कि आपको ये पूछ सकूं क्या ये पोस्चर सीधा है या पोस्चर गलत है। सो वी कंसिडर कि पोस्चर ठीक है। व्यक्ति पूरी स्पाइन को एक यूनिट में रख के पीछे लेटा हुआ है, इसका एंगल चाहे 120 डिग्री हो चाहे 125 डिग्री हो, लेकिन स्पाइन शोल्डर से लेके और हिप तक सीधी है, गर्दन आउट ऑफ अलाइनमेंट हल्की सी पुश्ड है, विच इज मुझे सबसे अच्छी इमेज यही दिखाई दी फिलहाल ऑनलाइन, बट ये पर्पस है आपकी कमर के बारे में, कमर की पोस्चर कैसा है, तो इसमें कमर का पोस्चर सीधा है। ठीक, सो स्पाइन सिंगल यूनिट में पीछे की तरफ लेटी हुई है, हम इस पोस्चर को ओके मानते हैं कमर के लिहाज से, इट्स ऑल राइट। सो 105 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री ओके, आप 100 भी कर सकते हो, आप 110 भी कर सकते हो। चेयर की हाइट क्या होनी चाहिए ये समझ लीजिए, ये लास्ट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को विराम देने वाले हैं। बहुत सारा बम्बार्डमेंट आपके ऊपर इंफॉर्मेशन का हो चुका है, पर ये कुछ टॉपिक्स
कुछ इस चेयर के सब टॉपिक्स और हैं, इनको भी अपने पास नोट कर लीजिए। चेयर की हाइट होनी चाहिए कि आप चेयर पे हिप्स को पीछे टच करके बैठ गए, आप चेयर पे हिप्स को पीछे टच करके बैठ गए, आप चेयर पे हिप्स को पीछे टच करके बैठ गए और आपके पांव जमीन पे रहे, और आप जितनी मैक्सिमम चेयर उठा सकते हैं उतनी उठा दीजिए। उसके बाद में हिप्स पीछे टच करके बैठे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे चले गए सीट के अंदर, पांव जमीन पे रख दिए पैरेलल। अब चेयर को जितना लिफ्ट कर सकते हैं, चेयर में अप एंड डाउन का ऑप्शन होता है, जितना लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कर दीजिए चेयर को। वो आपकी हाइट एडजस्ट हो गई चेयर की। नंबर 1, डेस्क की दूरी हम बात कर चुके हैं, बैठने का एंगल हम लोग बात कर चुके हैं। अगली चीज, सो चेयर की डेप्थ वही हुई जहां पे आपकी हिप्स पीछे टच कर जाती हैं और आपके पांव जमीन पे टच करते हैं। हेडरेस्ट, आर्म रेस्ट, लंबर सपोर्ट, ये 3 चीजें ऑफिस चेयर में अगर मैं इंपॉर्टेंस की कैटेगरी सीनियरिटी से लगाऊं, सो सबसे ज्यादा नंबर मैं दूंगा आर्म रेस्ट को। हेडरेस्ट ऑफिस में कोई काम नहीं आता एक्चुअल में चेयर में, आर्म रेस्ट बहुत जरूरी है। हेडरेस्ट चेयर में हम जनरली कभी यूज नहीं करते, हम एक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो हेडरेस्ट तो यूज होता ही नहीं है चेयर में। बट स्टिल आप हेडरेस्ट वाली चेयर खरीदना चाहें, इट्स ऑल राइट, खरीद सकते हैं, क्योंकि जब आप पीछे होके आराम करना चाहेंगे अपने लंच ब्रेक में, या जब आप सुस्ताना चाह रहे हैं, तो हेडरेस्ट अगर है तो अच्छा है, इट्स ऑल राइट। दिन भर के यूज में हेडरेस्ट का कोई काम नहीं होता है, इसलिए हेडरेस्ट जनरली रिमूवेबल आते हैं और निकाल के रखे भी जा सकते हैं। लंबर सपोर्ट, कमर में एक हल्का सा फॉरवर्ड कर्वेचर यहां पे होना चाहिए, जैसा इस चेयर में आपको यहां दिख रहा है। ये फॉरवर्ड कर्वेचर आपकी कमर के हिसाब से आगे पीछे होना चाहिए। तो चेयर्स आती हैं जिनमें पीछे नॉब लगा हुआ होता है, ऐसी चेयर्स आती हैं जिनमें पीछे नॉब लगा होता है कमर के पीछे। आप उस नॉब को घुमाइए, एक छोटी सपोर्ट आगे हो जाती है, नॉब को घुमाइए, वो सपोर्ट थोड़ी पीछे हो जाती है, और ये चेयर 7-8 हजार रुपए की आराम से ऑनलाइन मिल रही है, आप और कहीं से भी इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सो वो नॉब एडजस्टमेंट, अब मेरी हाइट 6 फुट है, सो मेरे कमर का कर्वेचर will be different from somebody who has delivered a baby and let's say she is 70 kgs at the moment और हाइट भी 5 फुट है, तो उनके लिए और मेरे लिए एक चेयर तो चल नहीं सकती। सो उनके लिए जो नॉब का एडजस्टमेंट है पीछे से, वो करने से कमर को सपोर्ट कम या ज्यादा की जा सकती है, तो इस तरह की चेयर लेना हमेशा अच्छा रहता है। तो ये चेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका, और आप वो चेयर को आप कंसिडर करना चाहे कर सकते हैं। अगेन हमारा अमेजोन से या किसी के साथ कोई कमर्शियल टाइप नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है। ये चेयर सिर्फ आपकी बेनिफिट के लिए मैंने सर्च कर रखी है, आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, जिसपे अभी तक हमने कम समय दिया है, आर्म रेस्ट। सबसे कम वेटेज दिया जाने वाला मुद्दा ये है पूरी चेयर में जनरली, और इसको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है हमने यहां पर। आर्मरेस्ट क्या हुआ, तो ये वाली सपोर्ट जिसपे आप कोहनी टिकाते हो। मैं आपको मैंने एक वजन उठाया, ये वजन को मैंने कंधे से उठा रखा है क्योंकि बाजू सीधी है मेरी, मैंने कंधे से उठा रखा है इस वजन को। और अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं तो मैंने इसको कंधे से नहीं, मैंने इसको कोहनी से उठा रखा है, ठीक। और अगर मैं इस वजन को लेट से ऐसे उठाता हूं तो मैंने इसको रिस्ट से उठा रखा है। सो जहां से आप बेंड लेते हैं वहां से आप एक्चुअल में वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं। आप जब कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो आपके हाथ आगे जाते हैं हमेशा, सो आपकी मूवमेंट शोल्डर से हुई होती है। मैं ये वजन आपको दे रहा हूं और बोल रहा हूं ऐसा ना 6 घंटा उठा के रखो हाथ को। 6 घंटा बोला मैंने, 6 मिनट में क्या हाल होगा? नंबर किसका लगेगा? थक जाएगा, टूट जाएगा। आप ऐसा करोगे, पीछे स्ट्रेच करोगे, ऊपर स्ट्रेच करोगे, पर सालों साल अगर यही काम करते रहोगे तो ये तो बैडली स्टिफ हो जाएगा, स्पैज़म में चली जाएंगी मसल्स। और यही होता है कंप्यूटर यूजर्स के साथ में।
जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं सो राइट साइड से हम माउस यूज करते हैं जनरली, लेफ्ट से करते हो तो सेम चीज लेफ्ट पे एप्लीकेबल। सो ये कंधा मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं आपको, आगे की तरफ निकल जाता है, जो स्कैपुला शोल्डर ब्लेड पीछे होना चाहिए वो आगे की तरफ ग्लाइड कर जाता है, फिर आप अपना काम करते हैं जो भी आप कर रहे हो। सो क्योंकि ये कंधा आगे चला गया तो यहां की मसल्स तो हो गई शॉर्ट, पीछे की मसल हो गई लेंथन। तो शॉर्ट हुई हुई मसल्स ने गर्दन का बेस हिला दिया, क्योंकि शोल्डर्स नेक का बेस है, नेक की सारी मसल्स शोल्डर्स के थ्रू नेक पे जाती हैं, शोल्डर पे सारी मसल्स वो अटैच है जो नेक पे जा रही हैं। शोल्डर का मतलब शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला की बात कर रहा हूं। तो अगर शोल्डर ही आउट ऑफ अलाइनमेंट है तो गर्दन तो मतलब ऑलरेडी प्रेशर में है, सो गर्दन का नंबर तो लगा ही हुआ। सो अगर आपको अपना पोस्चर करेक्ट करना है तो कंधे का करेक्शन अगर कर लिया तो गर्दन की ऊपर जाने वाला प्रेशर आपने 60% रिड्यूस कर दिया, 60% प्रेशर गर्दन का रिड्यूस कर दिया। 40% में से 30% प्रेशर गर्दन के अपनी पोस्चर की वजह से होता है। सी इंटरेस्टिंग, क्या सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द कम है या नहीं है, लेकिन गर्दन का अपना रोल सिर्फ 30% है उसमें। सो आप कंधा आपका बाहर गया हुआ है, गर्दन ऐसी हुई हुई है, तो भी गर्दन का रोल सिर्फ 30% है, 60% शोल्डर का है, बचा हुआ 10% गर्दन और कंधे का कंबाइंड है। कलेक्टिवली जब गर्दन भी खराब हो गई, कंधा भी खराब हो गया, तो दोनों मिलके एक और खराबी पैदा करते हैं, वो खराबी 10% और खराब करती है, तो 100% ऐसे पूरा होता है नेक का प्रॉब्लम। सो शोल्डर का करेक्शन करना नेक के ट्रीटमेंट का मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट। करते ही पेशेंट बोलता है सर पहले दिन कि पहले पोस्चर के पहले मिनट से रिजल्ट आ रहा है, आएगा ही, ठीक चीज पे काम किया, रिजल्ट तो आना ही है। सो आर्म रेस्ट यहां पे आने वाले प्रेशर को यहां शिफ्ट कर देता है, और कोहनियों में नॉर्मली लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, जो कि इजीली ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, नेक स्टिफनेस, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा, प्यूकिश फील होना, सर में दर्द होना, ये सब सर्वाइकल के सिम्टम्स है, वो नहीं होते। सिर्फ हाथ पे थोड़ा जोर रह जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए भी अर्गोनॉमिक कीबोर्ड और अर्गोनॉमिक माउस यूज कर लेंगे, सो वो भी प्रेशर को हम ऑलमोस्ट नलिफाई कर सकते हैं। सो आर्म रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप टाइपिंग वर्क करते हैं तो, अब मैं यहां बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरी चेयर में आर्म रेस्ट नहीं है, सिर्फ डिजाइन है, नहीं चाहिए आर्म रेस्ट, क्योंकि मैं कुछ टाइपिंग का काम तो कर नहीं रहा हूं, मेरे हाथ तो वैसे ही मूव कर रहे हैं, फ्री हैं। लेकिन अगर आप टाइपिंग वर्क करते हैं तो आपकी चेयर में आर्म रेस्ट किस लेवल पे होना चाहिए? आपने बाजू नीचे लटकाई, 90 डिग्रीज बेंड करी और यहां पे आपने सपोर्ट दे दिया। आर्म रेस्ट एडजस्टेबल वाली चेयर लेनी है, सो जो आपको लिंक भेजूंगा वो आर्म रेस्ट एडजस्टेबल है उसका, आप कोई भी सर्च कर लीजिए चेयर जिसका आर्म रेस्ट ऊपर नीचे होता हो। सो आपने बाजू को साइड पे लटकाया, 90 डिग्रीज फोल्ड किया एल्बो से, और यहां पे सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट ज्यादा नहीं देना, नहीं तो कंधा ऊपर चढ़ेगा, कान के पास जाएगा तो ट्रेपीजियस नाम की मसल शॉर्ट हो जाएगी, और अगर नीचे ज्यादा रह गया एल्बो सपोर्ट तो स्पाइन का पोस्चर खराब हो जाएगा। सो हमें तो सीधा बैठना है, 90 डिग्रीज बेंड किया और यहां पे सपोर्ट दे दिया बस। और ये सपोर्ट जिसको हम आर्म रेस्ट बोलते हैं बहुत जरूरी है। चेयर के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आर्म रेस्ट को मैं सबसे ज्यादा वेटेज देता हूं, क्योंकि गर्दन पे आने वाला प्रेशर तो ये अपने ऊपर ले जाती है, और एल्बो में बहुत ताकत है, मोरलेस वहां कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं, जैसे यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सिस है, सर्वाइकल प्लेक्सिस है, दुनिया भर के स्ट्रक्चर्स है नेक में, बाजू में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। गर्दन में इंजरी हो जाए तो छुट्टी हो सकती है, एल्बो में इंजरी हो जाए कोई बात नहीं, लाइफ फिर भी चलती है। सो एल्बो पे प्रेशर दिया जा सकता है, मेरा कहने का मतलब है। तो उसके लिए सिंपल आप आर्म रेस्ट वाली चेयर यूज करिए। आर्म रेस्ट का लेवल क्या होना चाहिए? आपकी 90 डिग्रीज के हिसाब से। अब चेयर आपकी एल्बो के हिसाब से 90 डिग्रीज आ जाए, तो चेयर तो आ गई आपके हिसाब से, आर्म रेस्ट तो आ गया, टेबल जनरली थोड़ी सी ऊंची होती है। सो आपको अपनी चेयर को थोड़ा सा और एलिवेट कर लेना है, और पांव जमीन पे नहीं लगे तो फुट रेस्ट नीचे रख लेना है। अब फुट रेस्ट का रूल समझ में आ जाएगा कि लोग फुट रेस्ट रखते क्यों हैं।
चेयर को इतना ऊंचा करना है कि आपकी एल्बो आपकी डेस्क के लेवल पे आ जाए, आपका आर्मरेस्ट आपके डेस्क के लेवल पे आ जाए, आपकी टेबल के लेवल पे आ जाए। और फिर अगर आपकी हाइट पूरी नहीं पड़ रही, मान लेते हैं आपकी हाइट 4 फुट है फॉर एग्जांपल, तो आपके पांव नीचे टच नहीं होंगे क्योंकि आपने चेयर को टेबल के लेवल पे एलिवेट कर लिया। टेबल स्टैंडर्ड साइज की आती है, अनलेस आपकी टेबल नीचे हो जाए। टेबल अगर नीचे हो सकती है बहुत बढ़िया, अपने हिसाब से टेबल नीचे कर लीजिए, फिर आपको चेयर नहीं उठानी। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ऑफिस में काम कर रहे हैं, सिर्फ चेयर ही एडजस्टेबल है, तो ठीक है, 90 डिग्री एल्बो बेंड करी, उस लेवल पे आपने आर्मरेस्ट को सेट किया। चेयर की हाइट अब इतनी बढ़ा लेनी है कि आपका एल्बो सपोर्ट टेबल के साथ मैच कर जाए, और जितनी आपके पांव जमीन से हवा में आए हैं उसके नीचे सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट आप कोई भी चीज की दे सकते हो, ये नहीं पूछना सपोर्ट क्या दूं, कुछ भी दे सकते हो। कोई फट्टा रख लो, कोई पटरा रख लो, वो फुट रेस्ट आते हैं, दुनिया भर की चीजें आती है, कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक। सो विषय बहुत सारे हैं, अंतहीन सब्जेक्ट है। हम इसके ऊपर पूरा साल वेबिनार करते रह सकते हैं, 52 वेबिनार करेंगे तो भी कम पड़ सकते हैं, सब्जेक्ट इतना बड़ा टॉपिक है ये। सो आज के लिए हम लोग अपने विषय को यहां विराम देंगे। बहुत सारी और चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है, फिर दोबारा किसी मंच पे, दोबारा कभी इसी मंच पे, या आप लोग का कभी सेंटर आना होगा तो उस समय पे हम लोग इससे बात कर सकते हैं। सो thank you so much for listening patiently. Now I'm open to the question and answers that you probably have regarding all these topics that we have covered. It's already 33. नो प्रॉब्लम। हमारा समय अपने डॉक्टर दीपक बहुत ही अच्छा टॉपिक था और इतना इंटरेस्टिंग था, और ऐसा था मतलब और कुछ पता चल जाए, और पता चल जाए, ऐसा एक लालच सा बना हुआ था। क्वेश्चन आ रहा है वो बेडिंग के ऊपर आ रहा है, कॉटन बेड के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को? जी, सो क्या है सवाल कॉटन बेड के ऊपर? जस्ट फॉर कॉटन बेड इज यस और नो, वी शुड यूज कॉटन बेड और नॉट? ओके, सो कॉटन बेड इज ऑल राइट, लेकिन जब तक नया है तभी तक काम करता है। उसकी पिनाई करवानी पड़ती है हर थोड़े समय के बाद में, या तो हर छठे महीने उसकी पिनाई करा लीजिए तो चल जाएगा, नहीं तो दब जाता है, इतना पतला हो जाता है कि वो हार्ड बेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है फिलहाल आजकल के जमाने में, जब घरों में एसी लगे हुए हैं, बॉडी रिलेटिवली है, जब आपका वर्क एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट पूरा दिन आर्टिफिशियल है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपकी कार में एसी है, आपके ऑफिस में एसी है, सारा दिन तो एसी में रहते हो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में है, बॉडी की मसल्स उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मूव नहीं कर पाती है जितना जनरली वो कर सकती हैं। आप सिर्फ 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज भी कर लो तो भी 23 घंटा तो आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हुई। सो वी डोंट रेकमेंड कॉटन बेड्स एनी मोर, अनलेस आप उसको हर चौथे महीने छठे महीने पिनाई करा के दोबारा से उसका बाउंस बैक रिस्टोर कर लें, क्योंकि थोड़े दिनों में वो दब ही जाता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, हमारी जो आईज का है वो कितना एंगल होना चाहिए स्क्रीन के साथ? गुड क्वेश्चन ये। सो आईज का एंगल आपका क्या होना चाहिए ये समझ लीजिए जरा, मैं आपको ये बात बता दूं। जनरली ये बात बोली जाती है कि आपका जो स्क्रीन का लेवल है उसका टॉप आपकी आई के साथ मैच करना चाहिए, जो कि गलत है। हमें आप इसकी वजह क्या है, मतलब जो जब ये बात कही गई होगी शायद तब ये बात एप्लीकेबल रही होगी, आज से शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले। आज एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सारा दिन मोबाइल पे रहते हैं। मोबाइल पे रहने की वजह से आपका पोस्चर कैसा है दिन भर? ऐसा, ऐसे ही मोबाइल यूज करते हैं सारा दिन, गर्दन इतनी नीचे होगी, नहीं इतनी नीचे होगी, पर गर्दन तो नीचे है ही सारा दिन। सो अब हमारे को कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो हमारी गर्दन को और नीचे ना करके थोड़ा सा ऊपर कर दे, बस। Let's use our computer screens for that. So instead of keeping my desktop at this level, और फिर मैं उसको थोड़ा नीचे जब देखता हूं तो स्क्रॉल नीचे करता हूं, यहाँ पे भी कुछ टाइप करता हूं, और कीबोर्ड भी नीचे ही होता है, तो मेरी गर्दन रिलेटिवली नीचे रहती है अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं तो। सो हम इसी को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, सारा दिन तो यही देखना होता है। सो या तो आपकी आई के सेंटर के साथ इसका सेंटर मैच करे, बेस्ट, या फिर अगर आपका स्क्रीन बहुत दूर आप रख सकते हैं, आपके पास ऐसी गुंजाइश है, मेरे पास है, मेरा स्क्रीन मैं लगभग 9 फुट की दूरी पे लगा रखा है, बड़ा स्क्रीन यूज कर लेता हूं, तो मैंने उसका लेवल यहां मैच किया है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन को मैंने मैच किया है, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन दूर है और इसी बहाने मेरे को थोड़ा सा ऊपर देखने का मौका हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर, बस वो थोड़ा सा ऊपर डेली करते करते करते, जो हमें मोबाइल तो यूज करना ही है ना सभी को, तो
उसका काउंटर इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। सो स्क्रीन का लेवल मोबाइल आ जाने के बाद से, अब हम टॉप ऑफ द स्क्रीन ना माने, मिडिल ऑफ द स्क्रीन या बॉटम ऑफ द स्क्रीन माने, आपका स्क्रीन अगर थोड़ा पास भी और आप थोड़ा सा ऊंचा भी रख लेते हो ना तो चलता है। सारा दिन गर्दन झुकाए ही रखते हो, सारा दिन गर्दन झुकाए रखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने स्पाउस के सामने गर्दन झुकाए रखते हो, मैं कह रहा हूं गर्दन झुकाए ही रखते हो सारा दिन मोबाइल पे। अरे कभी तो गर्दन उठाने वाला काम करो। सो थोड़ा सा एलिवेटेड रखिए चेहरे को, और जब मौका मिले पतंगबाजी करने का, साल में एक बार ही सही, या फिर ऊपर खुदा का शुक्रिया करने का, हर थोड़ी देर में मौका ढूंढिए और ऊपर देखिए। गर्दन की हेल्थ भी अच्छी रहती है अपार्ट फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ। ना सिर झुका के जियो, बहुत बढ़िया। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे एक शिकवा रह गया है कुछ दोस्तों का। हमने एक पूरा सेगमेंट कवर कर लिया, लेकिन एक सेगमेंट के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए हम फिर कभी लेंगे। हमने फीमेल्स के लिए किचन और उसका एर्गोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया, और नेक्स्ट टाइम हम लोग Just give me a minute. एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरे को 5 मिनट और दे दीजिए प्लीज। किचन एर्गोनॉमिक्स। आज आप ये चीज ऑनलाइन खरीदोगे और फटाफट से जाके अपनी मदर को, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दोगे ले जाके। कार एर्गोनॉमिक्स भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, हम इस पे बात कर सकते हैं ये। और बेड में लेट के टीवी देखने का पोस्चर भी हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने को। फिलहाल किचन कंफर्ट मैट छोटे में कवर कर रहा हूं ये सब्जेक्ट आपके साथ में। ये एक कंफर्ट मैट है जो कि एक आर्टिफिशियल कुशन के जैसा आपके पांव के नीचे काम करता है। घर में लेडीज परेशान होती है घुटने के दर्द से, टांगे दर्द होती है, काफ पेन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, और उसकी एक मेजर वजह होती है कि सारा दिन किचन में खड़े होकर वो लोग काम कर रहे होते हैं। सारा दिन मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, और फुटवेयर तो वही है, बस उनको जो चप्पल पाँव में आई वो पहने और चले गए, वो लोग वैसा यूज करते हैं। बहुत सारे घरों में तो किचन में चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में तो हार्ड सरफेस पे, वो किचन में टाइलें तो लगी हुई हैं, तो हार्ड सरफेस पे अगर आप सारा दिन खड़े हो रहे हो तो पाँव तो दुखेंगे ही। सो ये किचन कंफर्ट मैट ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं आपको इसका भी लिंक भेज दूंगा। ये भी ऑनलाइन कहां पे कौन सा ढूंढना है। ये मैट आप आज खरीदोगे, ये मैट आप लोग आज खरीदोगे और अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपने घर में जो किचन में काम करता है उसको गिफ्ट कर दोगे उठा के। आज फादर्स डे ना, कर दो गिफ्ट, इसी बहाने पे गिफ्ट कर दो उठा के। कल इंटरनेशनल योगा डे है, इसी बहाने पे गिफ्ट कर दो उठा के। किसी भी वजह को बहाना बनाओ और एक गिफ्ट कर दो। ये वही कुशन है पाँव के नीचे जिसकी मैं आपसे पूरे टॉपिक में बात करते हुए आया हूं कि एक आर्टिफिशियल कुशन अगर आपने पाँव के नीचे दे दिया, ये 1 इंच मोटा है, ये मैट 1 इंच मोटा मैट है ये। इस मैट को अगर आप उनको किचन में दे देंगे और इस पे वो खड़े होकर अपना दिन भर काम करेंगे तो उन्हें घुटने की लाइफ लंबी हो जाएगी, कमर की लाइफ अननेसेसरी घिसेगी नहीं, और दौड़ने नहीं पड़ेंगे उनको, उनकी थकावट नहीं होगी टांगों में। सो ये कंफर्ट मैट आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, और उनको उठा के गिफ्ट कर दो ये। और जो बता रहा हूं वही वाला गिफ्ट करना, वही वाला मतलब वैसा वाला ही गिफ्ट करिएगा। एक एक्सेप्शन है, घर में अगर बुजुर्ग लोग किचन में काम करते हैं, ये उनके लिए ठोकर बन सकता है क्योंकि 1 इंच ऊंचा है। उनका ध्यान रख के, उनको बता के, उनको इसके बारे में एजुकेट करके आप ये दे सकते हो। इसमें 2 साइज आता है, एक साइज आता है 1 फुट बाई 1 फुट का साइज, एक आता है 3 फुट बाई 1 फुट का साइज। सो मेरे घर में 3 फुट बाई 1 फुट है, और वही होना आइडियल है क्योंकि आप एक ही स्पॉट पे तो खड़े नहीं रहते, इधर घूमते हो, थोड़ा उधर घूमते हो। तो ये मैट आप जूते पहन के यूज करो, नंगे पांव यूज करो, कर सकते हो। बड़ा वाला मैट उठा के अपने किचन में जो काम कर रहे हैं उनको गिफ्ट कर दीजिए। और इसके बाद जो किचन एर्गोनॉमिक्स का टॉपिक है वो हम लोग ने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। आपको मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक हमें शेयर कर देंगे ग्रुप में, सो दैट हमारे फ्रेंड्स हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, सो मैं तब तक लिंक ढूंढ लेता हूं अपने मोबाइल में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये पूछ रहे हैं, विपासना मेडिटेशन के लिए कौन सा चेयर सबसे बेस्ट रहता है? सो सत्संग चेयर के नाम से ऑनलाइन सर्च करिए, बिना टांगों वाली चेयर्स मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, बिना टांगों वाली चेयर्स, वो चेयर आप यूज कर सकते हैं। आप देखना चाहे तो हमारे यहाँ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड लेट मी गेट दैट चेयर।
और कुछ डॉक्टर दीपक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आया है। जो आपकी एनर्जी है और आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, दैट इज रियली सुपर्ब। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है जो आपने इतना प्रैक्टिकल, साथ में आपने पूरा स्केलेटन साथ में और बोन के साथ में इतना प्रैक्टिकल करके बता दिया, और ये बहुत बढ़िया था। थर्ड, आपने ऐसा सेशन लिया है जिसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। दिस वाज एक्शनेबल वर्कशॉप, आई शुड से द सेमिनार और वेबिनार, इट वाज एक्शनेबल। हमारा आज का जो पूरा सेशन रहा, बहुत सारे लोग इस पे एटलीस्ट बहुत सारे चेयर के ऊपर, अपने फुटवेयर के ऊपर, अपनी जो कार जो ड्राइविंग है जिसके ऊपर कोई हमें कुछ खरीदना नहीं है उसको तो बहुत चेंज करेंगे। और सच बताऊं, मैं बैठा बैठा पता नहीं 15 बार तो अपने पैर देख चुका हूँ कहाँ रखे आई थिंक एवरीवन शुड बी लाइक दैट ओनली। सभी लोग अपने पैर को देख रहे होंगे, यार राइट पर थोड़ा लेफ्ट जा रहा है, उसको सीधा कर लो। सो जी रियली रियली अमेजिंग सेशन डॉक्टर दीपक।